हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? आई होप बढ़िया होगे। अभी तो पढ़ाई शुरू नहीं करी होगी, जल्दी करेंगे, परेशान मत होइएगा। इन द मीन वाइल बाकी सब ज्वाइन कर जाएं, मैं आप लोगों के साथ बातचीत भी कर लेता हूं। हेलो आयान, हेलो कार्तिक, हेलो मोहित, हेलो फरहान, हेलो अनमोल, कैसे हो बेटा? बच्चों, फिजिक्स की बातें कर रहे हो? ठीक है, माना पेपर डिफिकल्ट था, आप लोगों ने पेपर दिया है। अब अगर कहीं ना कहीं मार्क्स कम आ रहे हैं या आप लोगों को लग रहा है पेपर हार्ड था या अच्छे से नहीं गया है, हम कुछ टाइम के लिए उसको भूल सकते हैं और केमिस्ट्री के ऊपर फोकस करते हैं। केमिस्ट्री से अच्छा रिजल्ट निकालते हैं, आगे आने वाले एग्जामिनेशंस में अच्छा रिजल्ट निकालते हैं। देखते हैं, आगे बहुत कुछ है, तो ज़रा फिजिक्स को लाइटन अप करो। बहुत मेहनत करी आप लोगों ने, टीचर्स ने। हो सकता है पेपर टफ रहा, लेकिन आगे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो परेशान नहीं होते हैं। और आज केमिस्ट्री की जर्नी शुरू करते हैं। आज से लेकर 27 तक केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, केमिस्ट्री को लेकर चलते हैं, और डेफिनेटली 27th के एग्जामिनेशन के अंदर आपके फिजिक्स के एग्जामिनेशन को कंपेंसेट करते हैं। तो परेशान नहीं होते, बिल्कुल शुरू रखते हैं। हेलो अभिनव, हेलो श्रेया, हेलो पवन, हेलो करण, हेलो वार्मर, हेलो अर्पित, हेलो प्रत्यूष, प्रत्यूष परेशान नहीं होते। आज देखो, आज आप लोग एग्जामिनेशन देकर आए हो, तो हम लोगों ने दिन लाइट रखना था, इस वजह से हमने ऑर्गेनिक में से कुछ पोर्शन निकाला है जिसको आज हम लोग पढ़ रहे हैं। कल से अगर आपने स्ट्रैटेजी वीडियो देखी होगी, नहीं तो आप इसी चैनल पर स्क्रॉल कर लीजिएगा, स्ट्रैटेजी वीडियो आपको मिल जाएगी। आप उस स्ट्रैटेजी वीडियो में देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से हम अप्रोच करने वाले हैं। बट रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे जैसे जो जो चीज़ करवाऊंगा उसको साथ के साथ कंप्लीट करिएगा, कोई भी चीज़ को छोड़िएगा नहीं आगे के लिए, क्योंकि डेफिनेटली वो स्ट्रैटेजी इन्हीं 5 दिन की है। तो इससे आगे कोई 5 के बाद छठा दिन नहीं है जिसके अंदर हम लोग कुछ भी लेके आ सके। तो रिक्वेस्ट यही रहेगी, इन 5 दिन की जर्नी को जैसा स्ट्रैटेजी के साथ मेंशन किया है वैसे कंप्लीट करिए। आई होप हम लोग वहां पहुंचेंगे जहां हम पहुंचना चाहते हैं, और इनफैक्ट फिजिक्स को भी कंपेंसेट करेंगे। अर्पित बिल्कुल, तान्या हेलो, अभिनव बिल्कुल, आप अच्छे से करिए, साथ में तो डेफिनेटली हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से फोकस करेंगे। तान्या बिल्कुल, मैं अपनी तरफ से देखो बेस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर जितना मैं बेसिक जा सकता हूं, जितना मैं डेप्थ में जा सकता हूं, जितने में ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा सकता हूं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस करवा सकता हूं, मैं वो करवाऊंगा। टाइम आप लोगों को भी पता है, 5 से 6 दिन है। झूठे वादे तो बहुत सारे लोग करते हैं, प्लम्बर भी हैं, पेपर लीक भी हो जाते हैं उनसे तो, लेकिन हम लोग यहां पर डायरेक्ट बात करते हैं, क्लियर बात करते हैं। जितना टाइम है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे, बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूटिलाइज करेंगे, जितना स्ट्रांगली सपोर्ट कर सकते हैं वो करेंगे, और डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट भी निकालेंगे। अगर आप लोगों ने स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखी है तो आज की क्लास के बाद स्ट्रैटेजी वीडियो जरूर देखिएगा। आप लोगों को हर एक चीज दिख जाएगी कि किस तरीके से बैलेंस मेंटेन करके एक दिन को दूसरे दिन के साथ कनेक्ट किया गया है। डेफिनेटली अच्छा ही रिजल्ट आएगा। नमस्ते बच्चे, श्रेया कोई बात नहीं, हेलो रोशु, हेलो सुधाकर सॉरी, हेलो राकेश। बच्चे एफर्ट्स करते हैं और परेशान नहीं होते हैं, फोकस करते हैं। मेरे लिए अभी हम लोग क्लास डेफिनेटली स्टार्ट करने वाले हैं। 5 मिनट ले रहा हूं, सिर्फ 5 मिनट इसी चीज के लिए है कि जो भी बच्चा टेंटेटिव है, नर्वस है, जो ये सोच रहा है कि फिजिक्स के साथ ऐसा हुआ तो केमिस्ट्री के साथ ऐसा हो सकता है, वो सारी चीजों को जरा शांत करें पहले। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों का शांत होना, हमारा फोकस पे आना, और फिर आगे चीजों को पोटेंशियली लेकर चलना। तो आप लोग ज्वाइन करिए, डेफिनेटली हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। हेलो अंकु, हेलो फरहान, हेलो विस्मित,
हेलो सुधाकर, हेलो आयान। तान्या, ड्यूरेशन नहीं कह सकता हूं, मैं टास्क ओरिएंटेड चलूंगा। हो सकता है ये जो गिवन टास्क है वो 2 घंटे में खत्म हो जाए तो 2 घंटे रखेंगे, 1.5 घंटे में खत्म हो जाए तो 1.5 घंटे में रखेंगे, आप लोग थक जाएं तो उसके हिसाब से रखेंगे। बट डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि हम लोग जो टास्क लेकर चल रहे हैं उसको कंप्लीट करें। सेरेना, हालांकि केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा डेरिवेशंस नहीं है, बट जहां जहां जोन सी आएगी और टिपिकल लगेगी डेफिनेटली हम लोग डिस्कस करेंगे। पवन, परेशान होने की बात नहीं है बच्चे, जो बीत गया है उसका मतलब ये नहीं है कि कल उससे डिसाइड हो, कल भी सवेरा होगा, बस ये है कि हमें वक्त रहते जागना है। सुधाकर, सारे क्वेश्चंस देने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा, पीडीएफ इसके साथ ही अटैच करूंगा आज, क्योंकि ऐसा कंटेंट होने वाला है कि पीडीएफ की उसकी जरूरत नहीं रहेगी, बट जो भी मैं स्लाइड पे करवाऊंगा वो स्लाइड भी शेयर करूंगा। इसके अलावा जो आगे करवा रहा हूंगा उसके साथ एसोसिएटेड क्वेश्चंस की जरूरत होगी तो डेफिनेटली मैं क्वेश्चन शेयर करूंगा, और कहां पर शेयर होंगे वो भी बता देता हूं। आप लोग टेलीग्राम पे टेस्ट कोच को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, फॉलो कर लो, वहां पर कंटेंट भी अपलोड होगा, वीडियोस के लिंक्स भी अपलोड होंगे, और ना सिर्फ इसके बल्कि आगे आने वाले बाकी सब्जेक्ट्स के भी। बिल्कुल बेटा, मेहनत करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। अनन्या, टेंशन नहीं लो, पॉजिटिव रहते हैं। तान्या बेटा देख, अगर चीजें इजी हैं तो उसको क्रिस्प रखो, ये भी अभी मैं 5 मिनट में आपको बता देता हूं, और फिर बिगिन करते हैं, बिल्कुल चीजों को आगे लेकर चलते हैं। हाँ चलिए, देखो कुछ भी चीज स्टार्ट कर रहे हैं उसको स्टार्ट करने का एक प्रोसेस होता है, चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है, उसके साथ साथ आगे चलना भी जरूरी होता है। हो सकता है बहुत सारे बच्चों के साथ मेरी ये फर्स्ट इंटरेक्शन हो सकता है बहुत सारे बच्चे मुझे पहले से भी जानते हो। आज यहां पर इंपॉर्टेंट है कि हम लोग किस तरीके से डायरेक्शंस को एग्जीक्यूट करने वाले हैं, कैसे ये 5 दिन लेकर चलने वाले हैं, कैसे ये 5 दिन में मैं आपके लिए एक बेस्ट रिसोर्स साबित हो सकता हूं आप लोगों की एकेडमिक जर्नी के अंदर, कैसे आप लोग और मैं मिलकर आपके एग्जामिनेशन में अच्छा कर सकते हैं। क्या एग्जामिनेशन आएगा, कैसा आएगा, उसके अंदर हमने कैसे एक्सेल करना है ये मैटर करेगा, कैसा आने वाला है वो ज्यादा मैटर नहीं करना चाहिए। हम लोगों की प्रिपरेशन इंटैक्ट होनी चाहिए, हमारा टाइम यूटिलाइजेशन मैक्सिमम होना चाहिए, हम कम से कम टाइम लेकर ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स को कंप्लीट करें, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो कुछ बेसिक सी टिप्स बोल रहा हूं, अगर आप लोग मेरे साथ चल रहे हो, मेरे में कॉन्फिडेंस दिखाते हो, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के कमेंट सेक्शन में जरूर रीड करना चाहूंगा यस सर। अंकित, बच्चे परेशान नहीं होते और सिर्फ पॉजिटिव रखते हैं, भूलते हैं पीछे क्या बीत गया, बदल आप नहीं सकते, मैं भी नहीं सकता हूं, लेकिन आगे बिल्कुल चीजों को करेंगे। तो प्लीज रिक्वेस्ट सबके साथ यस सर, और डेफिनेटली हम लोग सक्सीड करते हैं, ठीक है ना। अभिनव, मैं पहले, बाद में, अभी, इससे आगे आने वाले वक्त में केमिस्ट्री ही पढ़ाता था, पढ़ाता हूं और चाहूंगा कि पढ़ाता रहूं, ठीक है। बिल्कुल दिव्यांशु, साथ में करेंगे। चलिए दिव्यांशु, जाने वाले को रोका नहीं जा सकता। हां, इतना जरूर कह सकता हूं कि आप अगर 10 गुना का एफर्ट करने जा रहे हैं तो वी बीइंग टीचर्स आपके साथ 1000 गुना का एफर्ट करने के लिए यहां खड़े हैं। तो डेफिनेटली हम लोग चाहेंगे आप सक्सीड करें, मेरे साथ करें तो बहुत अच्छा है, अगर कहीं से भी करें लेकिन सक्सीड जरूर करें। चलिए खैर, चलिए बेटा, अब यहां तक तो बहुत सारे बच्चों के साथ बात हो गई। अब सबसे पहले कुछ बातें इस तरीके से लेकर चलते हैं कि आगे आने वाले 5 दिन को हम कैसे लेकर चलेंगे। सबसे पहले तो बच्चे, आप लोगों के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोगों के पास आज तो शायद रजिस्टर्स होंगे, बट कल से यानी मॉर्निंग की क्लास के अंदर अगर आप लोग बैठ रहे हैं तो आप लोग शीट्स के साथ बैठिए।
शीट्स कौन सी? जो आप एग्जामिनेशन शीट्स को लेकर चलते हो लैंडस्केप वाली। ऐसा मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं, हो सकता है किसी को शीट्स परचेज करनी पड़े, हो सकता है किसी के रजिस्टर्स पहले से ही उस तरीके के हों कि उनके पास वो सारी चीजें अवेलेबल हो। मेरा कहना सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप जब उन शीट्स पे लिखते हैं तो आपको वो आदत मिलती है कि किस तरीके से पेपर में प्रेजेंट करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, शीट्स के साथ जब भी आप काम करें तो 2 शीट्स को पैरेलल रखें। मान लेते हैं मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूं, आपको पढ़ते वक्त कुछ चीज इंपॉर्टेंट लगती है, आपको लगता है कि यार ये वाला पॉइंट सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बताया है, ये मुझे अभी लिखना चाहिए, या ये न्यूमेरिकल करते वक्त मैं डाउट में रहा था, अच्छा मैंने यहां पर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, अच्छा मैंने यहां पे फॉर्मूला गलत लगा दिया, या मुझे कोई और चीज भी चाहिए, तो वो रिसोर्स को आप एक शीट पे लिखते हुए चलेंगे। आज की क्लास कल परसों तरसों या इनफैक्ट जब आप अपनी सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो भी पॉइंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आप उन शीट्स में लिखना शुरू करेंगे। अगर आप पहले से लिख रहे हैं तो उनमें ऐड ऑन करिए, अगर आप पहले से नहीं लिख रहे हैं और अब लिखना शुरू कर रहे हैं तो मानकर चलिए आपने अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। वो शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएंगे 26th की इवनिंग से लेकर 27th की मॉर्निंग तक। क्यों? क्योंकि हम लोग सब कुछ कर लेते हैं लेकिन लास्ट मिनट रिवीजन के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, करें क्या। तो मैं या आप बहुत आसानी से चीजों को रिवाइज कर सकते हैं जब हमारे पास वो की नोट्स होंगे, जब हमारे ही बने हुए, हमारे हाथों से निकले हुए वो नोट्स होंगे जहां पर हम परेशान हुए थे। तो आज ये मानकर चलिएगा, आज से लेकर आगे तक आप जो भी पढ़ रहे हैं उनको 2 पार्ट्स में लेकर चलना है। एक रेगुलर शीट्स जिसके अंदर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, की चीजें लिख सकते हैं, और फिर उसमें से एक्सट्रैक्टेड आपके छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स। थर्डली रिक्वेस्ट है, हाइड्रेटेड रहिएगा। क्लास ले रहे हैं, क्लास के साथ साथ आपको लगता है हाइड्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है आपकी जर्नी के लिए। अब यहां से बढ़ेंगे से आज मैं आपके साथ 3 इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाला हूं। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें आती क्वेश्चन फॉर्मेट में हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमारी ऑर्गेनिक वीक है, हमारा ऑर्गेनिक का बेस वीक है, तो बेटा हमें कुछ टिपिकल चीजें चाहिए होती हैं क्लास 11 से 12th में। ऐसा नहीं आप पढ़े नहीं है, ऐसा नहीं आपने देखा नहीं है, बट कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये मानकर चलिएगा कि जब ऑर्गेनिक की बातचीत होती है तो उसके अंदर लर्निंग का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल होता है। तो आज अगर हम कोई चीज पढ़ रहे हैं, हम कोई चीज देख रहे हैं, आपको उसको लर्न भी करना है, रिकॉल भी करना है, रिवाइज भी करना है, और वही रिवीजन हम लोग आगे लेकर चलेंगे। तो यहां पर जो भी आज मैं क्लास में करवाऊंगा, जो भी मैं डिस्कस करूंगा, डेफिनेटली ये पीपीटी आपको शेयर होगी लिंक की फॉर्म में या टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, इफेक्टिवली टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। इसी के साथ साथ जो बेस्ट एप्रोप्रिएट नोट्स या रिसोर्स मेरी तरफ से अवेलेबल होना चाहिए आप लोगों के लिए, वो डेफिनेटली अवेलेबल करवाऊंगा। आप लोग उसमें से पढ़ सकते हैं। फिर चाहे आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं या आप ऑलरेडी अपने दिए हुए प्रीवियस एग्जामिनेशंस में 60 स्कोर कर रहे हैं आउट ऑफ 70, वो हर एक के लिए वैल्यूएबल भी रहेगा और अच्छे तरीके से आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट भी करेगा। तो ये सब चीजें हमें चाहिए। फिर हम लोग चीजों को लेकर चलते हैं। आई होप, क्या हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं? अगर आप लोगों की अनुमति है, आपके सारे फ्रेंड्स जुड़ चुके हैं मेरे साथ, तो बिगिन किया जाए। आई होप कमेंट सेक्शन में आप लोग बिगिन वर्ड लिख रहे हैं ताकि मैं बिगिन कर सकूं। चलिए बेटा बिगिन करते हैं पॉजिटिव नोट के साथ। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली आपकी नेम रिएक्शंस। ऑर्गेनिक के अंदर आपके 4 चैप्टर्स हैं और बहुत टिपिकल सा क्वेश्चन बनता है नेम रिएक्शंस का। अक्सर नेम रिएक्शन और में आती है, बट अगर आती है तो 2 मार्क्स की तो गारंटेड आती है। तो नेम रिएक्शंस हम चैप्टर बाय चैप्टर लेकर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा हर एक चीज पर। मैं एक बार ब्रीफ लाइन कर दूं तो सबसे पहला चैप्टर आई होप आप लोगों को पता है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स है, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं। वुड्स रिएक्शन, फैमिली ऑफ वुड्स रिएक्शन कहा जा सकता है। तो वुड्स रिएक्शन, फिटीग रिएक्शन,
एंड वुड्स फिटिग रिएक्शन, उसके बाद डाइजोनाइजेशन या डाइजोटाइजेशन, उसके ही आगे सैंडमेयर्स रिएक्शन एंड गेटरमैन्स रिएक्शन। तो ये आपके फर्स्ट चैप्टर की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, हम लोग एक एक करके करते हैं। और बच्चे किसी को अगर ये रिएक्शंस आती हैं तो डेफिनेटली वो अपनी कॉपी पे प्रैक्टिस के फॉर्म में भी इन रिएक्शंस को कर सकता है। हाँ, जिसको नहीं आती हैं वो मेरे साथ देख रहा है रिएक्शंस को और डेफिनेटली फिर उनको कॉपी करेगा आगे चलकर। तो सबसे पहले वुड्स रिएक्शन, क्लास 11th में भी आई थी ये वुड्स रिएक्शन। अगर हम वुड्स रिएक्शन की बात करें तो वुड्स रिएक्शन हमारे लिए एल्काइल हैलाइड पे लगती है। यहां रिएजेंट सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रहता है। पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन, सर ड्राई ईथर क्यों लेते हैं? क्योंकि बेटा सोडियम को अगर कहीं ना कहीं वाटर मिलेगा तो ये NaOH बना लेगा, रिएक्शन के अंदर जो काम करने आया है वो काम नहीं करेगा। अब रिएक्शन की बात करें तो हम लोगों ने यहां पर RCH2X लिया, साथ में सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर डाला, यहां से NaX, 2 NaX निकलेंगे तो यहां पर +2 NaX, और जो RCH2 है वो दूसरे RCH2 के साथ जुड़ जाएगा। कॉमन पॉइंट अगर हम लोग मानकर चलें, एग्जाम्पल की फॉर्म में मैंने लिया मिथाइल क्लोराइड, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहां बनेगा इथेन। इस रिएक्शन की खासियत हमेशा इवन कार्बन के एल्केन बनेंगे, और ध्यान देते हुए इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे। कोई बच्चा अगर यहां पर मिक्सचर ले लेता है, सपोज मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड का, तो प्रोडक्ट में 3 एल्केन बनेंगे, मिथाइल वाले से इथेन, इथाइल वाले से ब्यूटेन, और मिथाइल और इथाइल को जोड़कर प्रोपेन। तो वो चीज हम लोग अवॉइड करते हैं, इसलिए हम एक ही रिएक्टेंट लेते हैं और हमेशा इवन प्रोडक्ट्स देखते हैं। जल्दी से देखिए बेटा, कोई डाउट है, कोई चीज है तो पूछ सकते हैं। बिल्कुल अनमोल बेटा, फ्लिंकेनस्टीन और स्वार्ट्स रिएक्शन भी करवाऊंगा, वो अभी आगे स्लाइड में लिखी हुई हैं, फर्स्ट लेवल की थी ये। चलिए सेकेंड रिएक्शन के और चलते हैं, सेम फैमिली की रिएक्शन है तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट इज फिटिग रिएक्शन। अब जिस तरीके से आपने वहां पर एल्काइल हैलाइड लिया था, यहां पर हमें एराइल हैलाइड लेना है। सेम रिएजेंट Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, एराइल हैलाइड में हम लोग हेलोबेंजीन ले लेते हैं, और साथ में Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बेटा दोनों के दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे, जिसकी वजह से ये बाइफेनाइल बनाएगा। कुछ बुक्स में डाइफेनाइल लिखा होता है, और ये आपकी रिएक्शन है क्योंकि हमने रिएजेंट भी वही लिया है, तो देख सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात आई होप नहीं होगी। हाँ जी अभिनव बेटा, डायरेक्ट आता है और बिल्कुल रहेगा। अनमोल बेटा, ऐसे तो हंट्स रीकर रिएक्शन भी है और उल्मन रिएक्शन भी होती है, बट हम लोग कंसेंट्रिक हैं CBSE के साथ, इसलिए हम लोग उन चीज़ों को देखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब वुड्स फिटिग रिएक्शन, तो याद करने का छोटा सा तरीका, वुड्स रिएक्शन हम लोगों ने एल्काइल हैलाइड के लिए लिया था और फिटिग रिएक्शन हम लोगों ने एराइल हैलाइड के लिए लिया। तो डेफिनेटली हमारे पास यहां पर मिक्सचर लिया जाएगा। अब मिक्सचर के अंदर मैंने लिया सपोज CH3Cl और साथ में क्लोरोबेंजीन, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर हमने पुट किया। अब यहां पर कहीं ना कहीं मिक्सचर लिया जा रहा है,
तो अनवांटेड प्रोडक्ट भी बनेंगे, बट क्योंकि सबके मॉलिक्यूलर मासेस में काफी डिफरेंस है, हमारे पास इनको सेपरेट करने के लिए सेपरेशन मेथड्स लग सकते हैं। तो बेटा हम लोग कह सकते हैं टॉलुइन इससे बना सकते हैं, अदरवाइज हम लोग ऐसे मेथड्स अवॉइड करते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए, किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, मैं इससे आगे चलूं। प्रिया बिल्कुल बिगिन कर रहे हैं, और सौम्यरंजन आई होप ऐसा रहे। चलिए नेक्स्ट डाइजोनाइजेशन देखते हैं। तो बेटा डाइजोनाइजेशन अक्सर अगर हम लोग स्टार्ट करें तो एनिलीन से स्टार्ट होता है, बट मैं बेंजीन से स्टार्ट कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा प्रोसेस भी इसके साथ सपोर्टिव रहे। डाइजोनाइजेशन कहीं ना कहीं सैंडमेयर्स और गटरमैन्स रिएक्शन के साथ आती है, इसलिए हो सकता है डायरेक्टली ना पूछी जाए, लेकिन इनडायरेक्टली पूछी जा सकती है। तो देखिएगा यहां पर मैं सबसे पहले बेंजीन ले रहा हूं। अब बेंजीन के अंदर मैं कॉन्संट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्संट्रेटेड H2SO4 डालता हूं। तो यहां पर बेंजीन के ऊपर NO2 आता है, फिर हम लोग रिडक्शन करते हैं SN इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो यहां एनिलीन बन जाता है। कह सकते हैं डाइजोनाइजेशन यहां से शुरू होती है, बट ये ब्रीफअप में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाइट्रेशन की गई, नाइट्रोबेंजीन बना, और फिर रिडक्शन की गई जिसकी वजह से एनिलीन बना। अब इसके अंदर हम डालते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 NaX की प्रेजेंस में, और टेम्परेचर रहता है हमारे पास 273 से 278 केल्विन। अब बच्चा पूछता है सर फ्रेशली प्रिपेयर्ड कैसे रखा या क्यों रखा? तो बेटा जनरली फ्रेशली प्रिपेयर्ड कैसे आया, हमारे पास NaNO2 और HX है जो आपस में रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 बनता है और साथ में NaX बनता है। कभी कभार डाइजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन यानी डाइजोनाइजेशन के अंदर आपको बोल दिया जाता है व्हाट इज एन ऑल्टरनेटिव टू फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2, तो आपका ऑल्टरनेटिव है NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HX, जिसकी वजह से बेंजीन के ऊपर आपको मिलता है N2+X-। अब बेटा ध्यान से देखिए, 2N तो डाइएजो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से नियम हैलाइड, डाइजोनियम हैलाइड, डाइजोनियम सॉल्ट आपके लिए प्रिपेयर हो जाता है। देखिए जल्दी से, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। बिल्कुल सावन बिल्कुल। नहीं अभिनव, रोजनमंड रिएक्शन और जो आप बोलने जा रहे हो एक्चुअल में आप बोल रहे हो स्टीफन रिएक्शन, वो भी स्टीफन रिएक्शन नहीं है, वहां पर सिर्फ आप रिडक्शन की बात कर रहे हो और रिड्यूसिंग एजेंट लिया है यहां पर। बस परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी मेहनत करते हैं और डेफिनेटली आगे सक्सीड करेंगे। चलिए अब यहां से इसी के साथ हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले सैंडमेयर्स रिएक्शन की, तो जरा ध्यान दीजिएगा। सैंडमेयर्स रिएक्शन के ऊपर बात करें तो हम लोग अब सीधा डाइजोनियम सॉल्ट से लेकर चलेंगे। तो डाइजोनियम सॉल्ट, अदरवाइज पेपर में आपको एनिलीन से बतानी है, चलो एनिलीन से बता देते हैं। तो एनिलीन
आपने इसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 NaX की प्रेजेंस में डाला, 273 से 278 केल्विन और N2 प्लस X माइनस, और फिर इससे आगे अप्रोच करते हैं। तो बेटा प्लीज ध्यान दीजिएगा एक सेकंड के लिए कि आपके पास यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत है कि डाइजोनियम सॉल्ट बनना चाहिए। बिना डाइजोनियम सॉल्ट बनाए आप प्लीज सैंडमेयर्स रिएक्शन या गटरमैन्स रिएक्शन नहीं लिखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत हो जाती है। इसके बाद CuX, जहां X क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकता है, आपके पास हेड पर X आ जाएगा, साथ में N2 और CuX डैश, मैं यहां वाला डैश यहां डैश लिख लेता हूं, तो ये डैश अलग हो जाएगा। तो ये आपके पास सैंडमेयर्स रिएक्शन है। सैंडमेयर्स रिएक्शन के आगे गेटरमैन्स रिएक्शन है। तो डेफिनेटली आप लोग देखिए, कहीं स्क्रीनशॉट लेना है, कुछ मेरे से बात करनी है तो मैं आपका चैट बॉक्स देखता हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। बिल्कुल बेटा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर दोबारा से गेटरमैन्स रिएक्शन। तो गेटरमैन्स रिएक्शन का सबसे पहला स्टेप हम लोग रखेंगे, फिर उससे आगे बात करेंगे। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने फिर एनिलीन लिया, एनिलीन के अंदर जानबूझकर मैं NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HX लिख रहा हूं, क्योंकि पिछली बार मैंने फ्रेशली प्रिपेयर्ड लिखा था तो ऑल्टरनेट लिखा है। 273 से 278 केल्विन, यहां पर डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। और फिर इससे आगे बातचीत करें तो हम लोग यहां पर Cu इन प्रेजेंस ऑफ HX डालते हैं, जहां पर X फिर दोबारा से क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकता है, जो कि आपके हेड पर फिर X ले आएगा। प्लीज मैं यहां पर X डैश कर रहा हूं इसको, साथ में N2, साथ में HX। तो ये आपके पास गेटरमैन्स रिएक्शन हुई। देखिए जल्दी से, कहीं पर कुछ चाहिए, बात करनी है तो डेफिनेटली हम लोग बात कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्राफ्ट टच बेटा पहले तो अपना नाम बताओ यार। बच्चे मैंने क्लास बिगिन करते वक्त भी यही बात बोली थी कि आज हम लोग कुछ टिपिकल चीजें लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमारे स्केड्यूल के हिसाब से हमने 21 को लाइट रखा था। और वो टिपिकल चीजें डेफिनेटली अगर आपको ऑर्गेनिक बिल्कुल बेसिक से नहीं आती है तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ, जब ऑर्गेनिक होगी तो वहां पर एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और इसलिए थोड़ा सा ध्यान देते हुए, क्योंकि ये रिएक्शंस टिपिकली डायरेक्टली पेपर में पूछी जाती है। चलिए, आई होप यहां तक क्लियर। यस या नो? यस एक्सपेक्ट कर सकता हूं। क्लियर। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहां पर बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो कि एक एल्काइल हैलाइड को दूसरे एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करती हैं। एक है फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, दूसरी है स्वार्ट्स रिएक्शन। तो यहां पर थोड़ा सा ब्रीफ अप दे दूं। एक एल्काइल हैलाइड से दूसरे एल्काइल हैलाइड में जाने वाली रिएक्शंस ही मानी जाती हैं। मैं चाहता हूं आप लोग आंसर करें। तो बेटा फिंकेल्स्टीन रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए। वेट कर रहा हूं बेटा। बिल्कुल बताऊंगा शिवम भैया, और सबको रिक्वेस्ट करूंगा यार अपने नाम से रहा करो तो ज़्यादा बेटर रहता है आप लोगों से डिस्कस करना, बात करना। चलिए
तो जल्दी से वेट कर रहा हूं। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन प्रोडक्ट क्या रहता है? बहुत बढ़िया अभिषेक। चलिए मैं बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं यहां पर RCH2X लेता हूं, इसके अंदर NaI इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन डालते हैं या रिफ्लक्स डालते हैं कंडक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि आयन एक्सचेंज है। इसका कॉमन नाम भी है आयन एक्सचेंज मेथड। और हमारे लिए याद करने के लिए जिसमें F नहीं, वो फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। तो यहां पर आप बना लिए RCH2I साथ में NaX। अब दूसरी रिएक्शन इज स्वार्ट्स रिएक्शन। आप बोलेंगे सर F की बात क्यों कर रहे हो, तो यहां पे दिखाई देगा। नेक्स्ट इज स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में भी RCH2X साथ में AgF या COF2, बेटा दोनों में से कोई एक लिखना है, और यह प्रोडक्ट बना देगा RCH2F साथ में AgX। अब बच्चे ध्यान दीजिएगा, X की बात करें तो यहां X फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन हो जाता है, और वहीं यहां पर X आपके लिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो जाता है। दीज आर नोन एज आयन एक्सचेंज मेथड, क्योंकि एक आयन दूसरे की जगह पर, दूसरा आयन पहले की जगह पर आ रहा है। आई होप ये क्लियर है। देखना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में क्लियर वर्ड। डेफिनेटली आभास, हम लोग प्रयास करेंगे और आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट सेट पर कह सकते हैं हमने हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स की रिएक्शंस को कंप्लीट कर लिया है। तो ध्यान से देखते हुए फाइल शेयर करूंगा, तो बेशक कॉपी कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। राइट नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू मूव एट अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स की अगर हम लोग थोड़ी सी बातचीत करें तो बेटा चैप्टर कहीं ना कहीं मैकेनिज्म के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे वो मैकेनिज्म हो एल्कीन से अल्कोहल, मार्कोनिकोव रूल वाला, एल्कीन से अल्कोहल, एंटी मार्कोनिकोव रूल, जिसको आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। थर्ड, अल्कोहल से एल्कीन, फिर दोबारा से एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, अल्कोहल से सिमेट्रिकल ईथर, एक और मैकेनिज्म, और फिर ईथर के साथ आपकी HI की रिएक्शन। तो बहुत सारे मैकेनिज्म्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आप नेम रिएक्शंस की बात करोगे तो कुछ 4 या 5 नेम रिएक्शंस ही यहां पर दिखाई देती हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट हैं एस्टेरिफिकेशन, रीमर-टीमन रिएक्शन, कोल्स रिएक्शन जो कि एक फैमिली ही हो गई, रीमर-टीमन एंड कोल्स रिएक्शन जो कि फिनॉल पे लगती हैं, और विलियमसन सिंथेसिस जो कि कहीं ना कहीं आपके ईथर्स पर आती है। तो किसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेना है तो बिल्कुल ले सकता है। हेलो तनु, हेलो जयप्रकाश, आई कैन अंडरस्टैंड। जयप्रकाश, हमारे लिए यहां पर हम टिपिकल पोर्शन कर रहे हैं जो कि ऑर्गेनिक से एसोसिएट होता है। कुछ 30 रिएक्शंस अगर हमने थोड़ी बहुत भी देखी हुई हैं और आप यहां पर रिवाइज कर लेते हैं तो 2 मार्क्स की बन सकती हैं। इसी के साथ कुछ डिटेक्शंस और कुछ इंपॉर्टेंट एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर के क्वेश्चंस। जो बच्चा ये भी कहता है कि सर 11 थोड़ी सी वीक गई है, तो वो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर का पोर्शन इंपॉर्टेंट है उसके लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एस्टेरिफिकेशन। तो अगर हम एस्टेरिफिकेशन की बात करें तो एस्टेरिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें एस्टर्स बनाए जाते हैं। एस्टर्स हमारे लिए स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं। बनने का प्रोसेस अगर हम लोग समझें तो हमें अल्कोहल्स को कार्बोक्सिलिक एसिड
या डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्ट करना पड़ता है, यानी या तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ या जो कंपाउंड्स आप कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाते हो उनके साथ। ये रिएक्शंस अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर कहीं ना कहीं आपको प्रोडक्ट टाइमली निकालना पड़ता है ताकि रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहे एज पर लीच-एटलियर्स प्रिंसिपल, यानी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन हमेशा ज्यादा रहे ताकि हमारी रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करती रहे। वहीं पर रिएक्शन के अंदर जो मीडियम लिया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कार्बोक्सिलिक एसिड या उनके डेरिवेटिव्स के साथ काम कर रहे हैं तो आपको मीडियम भी देखकर चलना पड़ेगा जो कि कहीं ना कहीं रिएक्टेंट्स को सपोर्ट करे, प्रोडक्ट को सपोर्ट ना करे। तो आपके लिए यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ टिपिकल चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल राकेश भैया प्रोवाइड करेंगे। अभी पहले सारी चीजें देखते हैं। चलिए, सबसे पहली चीज, एस्टेरिफिकेशन में अल्कोहल तो रहने ही वाला है। उस अल्कोहल के साथ हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड लेकर चल सकते हैं। यह रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होता है। इसी के साथ आप कार्बोक्सिलिक एसिड से आगे उसका एनहाइड्राइड ले सकते हो। यह रिएक्शन भी एसिडिक मीडियम में रहता है। और इसी तरह से जब आप यहां पर एसाइल हैलाइड लेते हो तो आपको बेसिक मीडियम लेकर चलना पड़ता है। अक्सर पेपर में यह रिएक्शन पूछी जाती है। इवन एस्टेरिफिकेशन ही आपके लिए एस्पिरिन, अगर हम लोग मानकर चलें सिर दर्द के लिए मेडिसिन, तो एस्पिरिन भी इसी एस्टेरिफिकेशन का प्रोडक्ट है। अभी यहां पर हम एक एक करके रिएक्शन सीखते हैं। तो सबसे पहले टेकिंग एग्जाम्पल, मैंने लिया RCH2OH और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड, तो RC डबल बॉन्ड OOH अंडर एसिडिक मीडियम। तो बेटा रिवर्सिबल साइन बनाना जरूरी है क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। बनेगा RCH2OC डबल बॉन्ड OR और साथ में पानी रिलीज्ड। वहीं पर मैं एनहाइड्राइड ले लूं तो फिर दोबारा से RCH2OH और एनहाइड्राइड लिया तो RC डबल बॉन्ड OOC डबल बॉन्ड OR, फिर दोबारा से आपके लिए एसिडिक मीडियम में। तो ये बना आपके लिए RCH2OC डबल बॉन्ड OR और कहीं ना कहीं बाय प्रोडक्ट में RC डबल बॉन्ड OH। थर्ड विच इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर हमने बेसिक मीडियम लेकर चलना है। तो देखिएगा प्लीज बेटा ध्यान से, मैं ऊपर लिख रहा हूं जगह के हिसाब से। मैंने लिया RCH2OH और यहां पर मैं लेता हूं RC डबल बॉन्ड OX, एसाइल हैलाइड। दिस रिएक्शन शुड बी इन बेसिक मीडियम, तो हम लोग ले लेते हैं पिरिडीन और बनता है RCH2OC डबल बॉन्ड OR और साथ में रिलीज हो जाता है HX। अब बच्चा कभी कभार क्वेश्चन पूछता है सर क्यों लिया, तो बेटा लेने का रीजन ये रहा, आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अगर मैं यहां पर एसिडिक मीडियम लेता तो इट वुड हैव सपोर्टेड प्रोडक्ट। इसकी वजह से रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में रहती, बैकवर्ड। तो बैकवर्ड रिएक्शन को बचाने के लिए, फॉरवर्ड रखने के लिए मुझे क्या लेना पड़ा, बेसिक मीडियम लेना पड़ा। तो बेटा आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए यहां पर क्या बेसिक मीडियम लेना आप लोगों को क्लियर है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में मिलना चाहिए यस सर बेसिक मीडियम क्लियर। वेट कर रहा हूं बेटा।
चलिए बेटा, डेफिनेटली बेटा सुधाकर केमिस्ट्री ऑर्गेनिक चैप्टर बाय चैप्टर, तो अगर आप स्केड्यूल देखोगे तो वो स्केड्यूल है 25 फरवरी का। पक्का पढ़ाऊंगा, टेंशन मत ले यार। अभी जो चीज करवा रहा हूं, अगर थोड़ा सा भी ऑर्गेनिक का तेरे पास हिंट है ना, तो बस जो करवा रहा हूं उसको समझ और लिखना शुरू कर। क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि ये एग्जैक्टली पेपर में इसमें से कुछ ना कुछ 2 रिएक्शंस तो पूछी जाएंगी। और बिल्कुल रिपीट कर देता हूं, मैंने यहां पर कहा कि हमने बाकी 2 रिएक्शंस में एसिडिक मीडियम लिया, लेकिन इस रिएक्शन में हमने बेसिक मीडियम लिया। क्यों? क्योंकि ली-चाटलेस प्रिंसिपल के मुताबिक अगर हम लोग कोई मीडियम ले रहे हैं तो मीडियम या तो रिएक्टेंट को या तो प्रोडक्ट को सपोर्ट करेगा। अगर मैं यहां एसिडिक मीडियम लेता और ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड था तो इट वुड हैव फेवर्ड प्रोडक्ट ज्यादा दिखाता, और अगर वो प्रोडक्ट ज्यादा दिखाएगा तो कहीं ना कहीं रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो हमें तो भैया एस्टर चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन रखनी है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन रखने के लिए मुझे बेसिक मीडियम चाहिए था। ठीक है, हेलो करण, आई होप बच्चों क्लियर है, मजा आ रहा है। बच्चे फिजिक्स को लेकर परेशान नहीं हुई, जो बीत गया उसकी चिंता डेफिनेटली सबको होती है, लेकिन अगर आज हम उसकी चिंता लगाएंगे तो आज जो पा सकते हैं उससे भी डिप्राइव्ड हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करते हैं, बस फोकस करते हैं। चलिए, क्लियर है? चलिए, इससे आगे रीमन-टीमन रिएक्शन और कोल्स रिएक्शन। फिर दोबारा से रीमन-टीमन रिएक्शन और कोल्स रिएक्शन को आपके सामने रखने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ अप दे दूं। बेटा यहां पर हम फिनॉल्स की बात करते हैं, और फिनॉल्स हमें पता है हेड पर OH रखता है। OH होना एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो जब हम लोग जनरल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करते हैं तो ऑर्थो और पैरा एट टाइम्स साइमल्टेनियसली भी एक्टिव हो जाती हैं। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा होगा, प्लीज मैं उन बच्चों के लिए नहीं ये बात कर रहा हूं जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, उनके साथ मैं ये बात करूंगा, डिटेल में करूंगा 25 को। अभी उनसे बात करूं जिन्होंने थोड़ा सा भी पढ़ा है। तो बच्चे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम सिर्फ नाइट्रेशन और ब्रोमिनेशन ही कर पाते हैं। अब यहां पर इसकी एक्टिविटी को ऑर्थो डायरेक्शन में रखने के लिए मुझे कहीं ना कहीं इसको सबसे पहले एक बेस के साथ रिएक्ट करवाना पड़ता है। आई होप आप सबको पता हो अल्कोहल्स और फिनॉल्स एसिडिक होते हैं, तो यहां पर बेस के साथ रिएक्ट करके हम कहीं ना कहीं एक सोडियम फिनॉक्साइड का सॉल्ट बनाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। हेलो सत्यम, तो सबसे पहले मैं इसका सपोर्टिव रिएक्शन लिख लूं ताकि दोनों में ही काम करूंगा। चलो मैं इसी में लिख लेता हूं। तो सबसे पहले आपने लिया फिनॉल और इसको ट्रीट करा NaOH के साथ, जिसकी वजह से आपको मिला यहां पर सोडियम फिनॉक्साइड। क्लियर है ये चीज? पक्का? अब यहां पर हम इसकी फर्दर रिएक्शन करते हैं, और फर्दर रिएक्शन के लिए हम यहां लेते हैं क्लोरोफॉर्म, विच इज CHCl3। और जैसे ही आप क्लोरोफॉर्म लेते हैं तो क्लोरोफॉर्म लेने पे ऑर्थो पोजीशन का H आपके Cl के साथ रिएक्ट कर देता है, जिसकी वजह से बन गया CHCl2। एक्चुअल में एसिडिक मीडियम है, जिसकी वजह से आपको यहां पर एक इलेक्ट्रोफाइल मिलता है जो कि ऑर्थो पोजीशन पे जा रहा होता है। फर्दर बेसिक नेचर NaOH इन एक्सेस, और साथ में आप हाइड्रोलिसिस कर दो तो आपकी हाइड्रोलिसिस में ये OH बनेगा, ये C डबल बॉन्ड O और H बनेगा। एट टाइम्स बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है, तो उसके लिए लिख दूं प्लीज मेरे लिए, यहां पर ये ONA है, ये है CHCl2। अब जब आपने NaOH डाला तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, H इधर ONA इधर, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, H इधर ONA इधर,
जिसकी वजह से आपकी एंटिटी बनी ONA CH ONA ONA, और फिर जब आपने हाइड्रोलिसिस करी तो ये बॉन्ड भी टूटा, जिसकी वजह से ये तो OH हो गया और यहां पर CH, एक सेकेंड बेटा, तो ये CH, स्लाइड है नहीं, एक सेकेंड, CH, और कहीं ना कहीं बेटा 2 OH ने वाटर लॉस करा, जिसकी वजह से ये क्या आया, हो आया। तो ये आपके पास बना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान देने वाली रिएक्शन है, प्लीज ध्यान देंगे। कहीं पर कोई डाउट है तो पूछेंगे, मैं वेट कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, कोल्स रिएक्शन। तो कोल्स रिएक्शन में फिर दोबारा से आपने फिनॉल लिया, अब इसके अंदर आपने NaOH डाला, तो हेड पर ONA, फिर आपने CO2 पास करा और साथ में हाइड्रोलाइज करा एसिडिक मीडियम में, तो आपके पास यहां पर OH बन गया और यहां पर C डबल बॉन्ड O OH बन गया। अगर आप इससे इसका ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं तो टेक्निकली ONA यहां पर C डबल बॉन्ड O OH लगता है, ठीक है। और फिर आप इसको फर्दर हाइड्रोलाइज अप करते हैं तो ये ONA गायब हो जाता है। अब प्लीज ध्यान दीजिएगा एक छोटी सी बात में कि दोनों ही रिएक्शन, कोल्स रिएक्शन या रीमन टीमन रिएक्शन, एसिडिक मीडियम में होती हैं। अजीम, याद करने के लिए वैसे आई डू नॉट फेवर शॉर्ट ट्रिक्स, निमोनिक्स, बट देन अगेन क्योंकि अभी ज़रूरत है आप लोगों के लिए तो बता रहा हूं। यहां पर फिनॉल को आप देखते हो तो सबसे पहले NaOH, फिर यहां पर क्लोरोफॉर्म, फिर उसके बाद एक्सेस ऑफ NaOH एंड हाइड्रोलिसिस। तो आपको यहां पर चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना पड़ेगा। चलिए, कोई बच्चा कह रहा है सर कुछ बता दो ऐसा, तो बेटा यहां पर आप बोल सकते हो फिर कल 100-200 का खर्चा होगा, यानी लॉस होगा। चलिए, यहां तक क्लियर है आई होप। चलिए इससे आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, विलियमसन सिंथेसिस। अब बेटा यहां पर विलियमसन सिंथेसिस वो रिएक्शन है जो कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से आती है, जहां पर आप सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों ही बना सकते हैं। तो ध्यान देते हुए अगर हम विलियमसन सिंथेसिस की बात करते हैं तो हम यहां पर सबसे पहले रिएजेंट्स लिख लें। तो सबसे पहला आपके पास एल्काइल हैलाइड और साथ में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने के लिए आपके पास है सोडियम एल्कोक्साइड। बच्चा कहता है सर ये कैसे बनेगा, तो इसको भी देख लेते हैं। मैंने यहां पर अल्कोहल लिया, इसमें मेटल डाला। बेटा मेटल और एसिड का रिएक्शन, बहुतों को OH नजर आता है बट यहां से एसिडिक नेचर है इसका, H देता है, जिसकी वजह से हम बने RONA और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड। इवन ये एक रिएक्शन भी है बताने के लिए कि क्यों आपके अल्कोहल्स एसिडिक इन नेचर हैं। तो किसी भी एसिड को अगर आप मेटल से या बेस से रिएक्ट करेंगे तो मेटल में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और बेस के अंदर वाटर रिलीज होगा। फिर RONA जो कि
सोडियम एल्कोक्साइड है उसको आप एल्काइल हैलाइड से ट्रीट करते हो, फिर चाहे वो एल्काइल हैलाइड सेम आर हो डिफरेंट हो तो इट प्रोड्यूसेस ROR डैश और साथ में NaX। तो ये आपके पास बना। ठीक है बेटा, अभी करवाते हैं। चलिए इससे आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है नेम रिएक्शंस के लिए, कहीं ना कहीं आप लोगों का एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ चैप्टर, फिर चाहे वो रोजनमंड रिएक्शन हो, चाहे स्टीफन रिडक्शन हो या रिएक्शन हो, इटार्ड रिएक्शन हो, गेटरमैन कोच रिएक्शन हो, क्लेमेंसन रिडक्शन हो, वुल्फ किर्चनर रिडक्शन हो, एल्डोल फैमिली कह सकते हो, तो एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल रिएक्शन, कीटोल कंडेंसेशन, क्रॉस कीटोल कंडेंसेशन हो, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो, फिर कैनन-ज़ारो रिएक्शन, कोल्स रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन और HBZ रिएक्शन यानी हेल-वोलार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन। तो बेटा ये एल्डिहाइड कीटोन्स की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं, वेट कर रहा हूं। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब एक एक करके डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि चैट बिल्कुल मुकुंद ठीक है बेटा, पक्का। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं और एक एक करके बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले रोजनमंड रिएक्शन की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए सबसे पहले रोजनमंड रिएक्शन, हम लोग यहां पर एसाइल हैलाइड लेते हैं और इसकी रिडक्शन करते हैं, कंट्रोल्ड रिडक्शन। क्यों कंट्रोल कर रहे हैं? क्योंकि अगर ये रिडक्शन ज्यादा होगी तो ये C डबल बॉन्ड O को भी अफेक्ट करेगी, जिसकी वजह से HX बनता है। तो ये आपकी रोजनमंड रिएक्शन है विच इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, देखने वाली है और पेपर में भी पूछी जाती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो ध्यान दीजिएगा प्लीज। चलिए नेक्स्ट इज स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिएक्शन जनरली आपकी नाइट्राइल्स या साइनाइड पे लगती है। अब बच्चा कहता है सर साइनाइड और नाइट्राइल में फर्क क्या है? तो बेटा प्लीज ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर सपोज लिखूं CH3CN, अगर मैं इसको मेन चेन मान लूं तो मेरे लिए नाम पड़ गया मिथाइल साइनाइड, और ऐसे ही इस कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड कर लूं तो नाम पड़ गया इथाइल नाइट्राइल। दिस इज वन एंड द सेम थिंग, सिर्फ नॉमेनक्लेचर के अंदर कभी कभार जब ब्रांचेस ज्यादा होती हैं तो उस टाइम पे थोड़ा सा कंफ्यूजन बन सकता है, अदरवाइज इसमें आप दोनों में से कुछ भी लेते हैं तो बात एक ही मानी जाएगी। तो आप यहां पर CH3CN लेते हैं, बेटा मैं एक इलस्ट्रेशन एक एग्जाम्पल से लेकर चलता हूं, आप चेन को लंबा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके अंदर हम लोग डालते हैं SN इन प्रेजेंस ऑफ HCl, जिसकी वजह से हम बना लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड NH, और फिर इसको हाइड्रोलाइज करते हैं और हाइड्रोलाइज करने से आप बन जाते हैं CH3CHO और साथ में अमोनिया अलग। तो यहां पर इथेनॉल बन गया।
अब बच्चा कहता है सर एक कार्बन मिथाइल साइनाइड और इथेनॉल, तो बेटा यहां पर इथाइल नाइट्राइल, तो बस लिखने का हेर फेर है, अदरवाइज नंबर ऑफ कार्बन अभी इसने इंक्रीज नहीं करे हैं, ठीक है ना। देख लीजिए, किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। इन द मीनवाइल मैं आप लोगों के चार्ट सेक्शन को देख लूं। हेलो एक्साइटेड बीटल, आपका नाम नहीं पता मुझे। अब्दुल हेलो। माई डाई आई डाई वाई यू केयर। सर जी पढ़ाई पे फोकस कर लीजिए, ये तो आती जाती बातें हैं। सोहेल खान हेलो। गोवर्धन वर्मा हेलो। सबको हेलो। जो लेट आया है बेटा चाहे तो स्टार्टिंग से देख सकता है, चाहे तो अभी कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि कोई भी चीज एक दूसरे से लिंक्ड नहीं है, और फिर पुरानी कंटेक्स्ट को भी देख ले। चलिए इससे आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पे आ जाए। तो नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग यहां पर लेकर चलते हैं इटार्ड रिएक्शन। तो यहां इटार्ड रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो टोलुइन पे लगती है, क्रोमाइल क्लोराइड CrO2 Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CS2, जिसकी वजह से एक ग्रीन PPT वाला पिगमेंट बनता है। अब बेटा प्लीज ध्यान दीजिएगा, आपके पास 3 हाइड्रोजन थे जिसमें से एक लॉक हो गया और 2 पर ही ये लगा है। बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस है टोलुइन की जिसके अंदर आपका एक हाइड्रोजन लॉक हो रहा है। इसके आगे आप हाइड्रोलाइज करते हो तो डेफिनेटली आपको बेंजल्डिहाइड मिल जाता है, और ये है आपका ग्रीन प्रेसिपिटेट, जो कि फर्दर टोलुइन के डिटेक्शन में काम आएगा। हेलो सोहेल खान, ओके बिल्कुल। राकेश भैया टेलीग्राम का चैनल फॉलो कर लो, उसमें आ जाएगा। और बहुत सारे बच्चे जो उनसे ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मानते हैं या देखना चाहते हैं, या तो टेलीग्राम के चैनल पर रहेंगी, नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम के अंदर आइडेंटिफाई कर लो, ढूंढ लो, निपुण नैयर के नाम से दिख जाएगी मेरी भयानक सी शक्ल, और वहाँ पर भी आपके पास बहुत सारी, मेरे अकॉर्डिंगली लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, तो वो सारे के सारे रिसोर्सेज मैं डाल रहा हूँ। चलिए इससे आगे बात करते हैं। मैं एक बार ब्रीफ अप दे दूं, बच्चा कह रहा है तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। हमने यहां पर एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की नेम रिएक्शन शुरू करी है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले 3 रोजनमंड, स्टीफन और इटार्ड रिएक्शन करी है। देखिएगा प्लीज, ये आपके लिए रोजनमंड और स्टीफन रिडक्शन है, और फिर इससे आगे हमने इटार्ड रिएक्शन की है। तो आई होप ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल होंगी, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। इससे आगे हम लोग बात करें तो नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं, विच इज गेटरमैन कोच रिएक्शन। तो बेटा गेटरमैन कोच रिएक्शन आपके लिए बेंजीन पे काम करती है, और बेंजीन में COHCl साथ में एनहाइड्रस AlCl3। डेफिनेटली इट इज ऑल्सो वन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पर आपने बेंजीन ली, साथ में आपने COHCl एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में लिया, जिसकी वजह से हेड पर आ गया C डबल बॉन्ड OH, और ये आपका प्रोडक्ट बना। अजीम डेफिनेटली जिन नेम रिएक्शंस का मैकेनिज्म है आपके सिलेबस में, वो मेन क्लास में 25 फरवरी को जब मैं ऑर्गेनिक करवाऊंगा उसमें डिस्कस करूंगा। जिनका मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है उनको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इससे आगे बात करते हैं। आई होप गेटरमैन कोच रिएक्शन क्लियर है, कंप्लीट है, कहीं पर किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। इससे आगे चले तो ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आना शुरू हो जाएंगी, तो प्लीज घबराइएगा नहीं, क्योंकि इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं।
देखना जरूरी है, जहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे वुल्फ किश्नर रिडक्शन की, तो ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो यहां पर सबसे पहले वुल्फ किश्नर रिडक्शन। अब वुल्फ किश्नर रिडक्शन करती क्या है? तो बेटा ये एल्डिहाइड या कीटोन पे की जाती है एल्केन बनाने के लिए। जनरली इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म लगता है, और इसमें अभी आपको हाइड्राजीन भी नजर आएगा, तो उसी के थ्रू जाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर मैं अगर बेटा ऐसे लिख रहा हूं, एक H लगा दूं और चेन बना दूं, तो ये मेरे लिए एल्डिहाइड रहेगा, और दोनों साइड में चेन लगा दूं तो वो कीटोन रहने वाला है। इसके अंदर सबसे पहले स्टेप में आप NH2 बॉन्डेड विद NH2 लेते हैं, जिसकी वजह से C डबल बॉन्ड N NH2 बनता है, और फिर इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में आप इसको हीट करते हैं, तो आपके पास CH2 और साथ में N2 एज बाय प्रोडक्ट बन जाता है। तो प्लीज अगर किसी को लगता हो, ये ऐसे भी लिख देता हूं RCHO, सबसे पहले स्टेप में NH2 NH2, और दूसरे स्टेप में इथाइलिन ग्लाइकोल और हीट, तो सिंपली RCH3 प्लस N2 देख लीजिए। फिर इसके बाद क्लेमेंसन रिडक्शन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लेमेंसन रिडक्शन देखें। तो क्लेमेंसन रिडक्शन ये भी सेम है, ये भी एल्डिहाइड और कीटोन पे लगती है एल्केन बनाने के लिए, और यहां पर ZnHg लिया जाता है एज एमलगम और HCl। तो रिएक्शन वाइज हम लोग फिर लिखें ZnHg और HCl, तो आपके पास CH2। अब कीटोन वाला एग्जांपल ले लेता हूं, तो CH2C डबल बॉन्ड O CH2 सॉरी CH3 और ZnHg HCl, तो CH3 CH2 CH3, तो ये आपके पास प्रोडक्ट बना। जल्दी से देख रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी रिएक्शंस इसके बाद आने वाली हैं और देखना भी बहुत जरूरी है। क्या हो गया, सो गए? अभिराज झा, बच्चे वो पढ़ाई कर रही हैं, तुम भी पढ़ाई कर लो। ठीक है, चलिए हेलो एक्साइटेड बीटल। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर, और कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन। स्टार मार्क कर लो, दैट इज एल्डोल रिएक्शन। अब एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन में फर्क क्या है बेटा? हम लोग दो स्टेप्स में एक रिएक्शन सीखते हैं। पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल। अब आप बोलते हो सर एल्डोल क्या है, तो एल्डोल अगर ब्रेक करा जाए तो एल्ड प्लस ऑल, एल्ड यानी एल्डिहाइड, ऑल मतलब अल्कोहल। तो एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर आपको एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों मिलते हैं, उसको आप एल्डोल बोलते हो। तो एल्डोल फॉर्मेशन इज एल्डोल रिएक्शन। अब जब आप एल्डोल को हीट करते हो तो आपको मिलता है ईनल। ईनल, ईन मतलब डबल बॉन्ड, अल मतलब एल्डिहाइड के लिए सफिक्स। तो यहां पर
जब आप हीट करोगे देयर विल बी लॉस ऑफ वाटर, इसलिए नाम आया कंडेंसेशन। तो समझना बहुत जरूरी है, फिर इस रिएक्शन पे आना जरूरी है, ध्यान से देखना क्योंकि इसमें फर्दर पार्ट्स भी हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एल्डोल प्लस कंडेंसेशन। एल्डोल का मतलब फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड हैविंग एल्डिहाइड एंड अल्कोहल, और कंडेंसेशन तो हमारे लिए कंडेंसेशन आ गया लॉस ऑफ वाटर। जहां पहले स्टेप के अंदर, प्लीज समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जहां पर पहले स्टेप के अंदर स्टेप 1 हम एक एल्डिहाइड लेते हैं और उसके साथ डाइल्यूट बेस लिया जाता है। एल्डिहाइड लेने की भी एक कंडीशन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है वो भी बता दूं भाई। तो एल्डिहाइडिक ग्रुप, इसके साथ अटैच्ड कार्बन, उसके पास मिनिमम एक हाइड्रोजन होना जरूरी है, तो अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो हम लोग यहां पर अपनी लैंग्वेज में एल्डिहाइडिक ग्रुप को एक्सेप्टर बोलते हैं और यहां के हाइड्रोजन को डोनर बोलते हैं। तो बेटा जो हम एल्डोल कंडेंसेशन के पार्ट्स की बात कर रहे थे, वहां पर सबसे पहला आ जाता है सेल्फ एल्डोल और दूसरा आ जाता है क्रॉस एल्डोल। अब सेकेंड स्टेप लगाएं, तो सेकेंड स्टेप के अंदर हम सिंपली हीट करते हैं और हीट करने पे हमें इनल मिलता है। तो फिर चाहे हम सेल्फ एल्डोल में करें या क्रॉस एल्डोल में, तो इसके बारे में बात करते हैं। पहले इतने से पॉइंट में कहीं पर कोई डाउट है तो पूछिए, मैं वेट कर रहा हूं आपका। वी लोगेश हेल्प करूंगा और द कमेंट गाय थैंक यू बेटा। पहले सारे के सारे प्लीज बताइए क्या ये पॉइंट क्लियर है। मैं फिर दोबारा से बोल दूं, एल्डोल कंडेंसेशन को माइंड में रखने के लिए सबसे पहली चीज, एल्डोल कंडेंसेशन दो पार्ट्स में है, वन इज एल्डोल फॉर्मेशन, सेकंड इज कंडेंसेशन। दूसरी चीज, आपने जो एल्डिहाइड लेना है रिएक्शन को बिगिन करने के लिए, दैट मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन। हां, अगर आप एक ही एल्डिहाइड लेंगे तो सेल्फ, मैं यहां पर लिख देता हूं एक एल्डिहाइड और यहां पर दो एल्डिहाइड। ध्यान से देखिए, मैं यहां पर 1 तो सेल्फ के हिसाब से लिखा है और ग्रेटर देन 1 तो क्रॉस के हिसाब से हो जाएगा। जल्दी से बताइए, चैट पे वेट कर रहा हूं। शुक्रिया योगांक। ग्लॉश पूरी हेल्प करेंगे बेटा, अभी करिए तो सही। फुल मार्क्स स्कोर कर सकता हूं क्या बेटा? मेहनत करते हैं, अभी अंगूरों की तरफ देखते हैं, एफर्ट लगाते हैं, फिर देखते हैं हमारे हाथ में अंगूर आते हैं या नहीं आते। और अगर सिंसियर रहोगे तो बिल्कुल अंगूर बहुत मीठे बनेंगे। चलिए चलिए अब रिएक्शन देखते हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखो, हम यहां पर सबसे पहले CH3CHO ले रहे हैं। ध्यान से देखो, मैंने सिर्फ एक रिएक्टेंट लिया है एल्डिहाइड, तो मैं सेल्फ एल्डोल की बात करने जा रहा हूं। मैं यहां पर डाइल्यूट NaOH लेता हूं, लिखने के पैरामीटर के हिसाब से सिर्फ चलता हूं, तो यहां पर आपके पास CH3CO के साथ H, यहां H, CH2C डबल बॉन्ड OH। सिर्फ सिखाने के लिए बता रहा हूं, अदरवाइज दिस इज नॉट द राइट मैकेनिज्म एंड दिस इज इनफैक्ट नॉट द मैकेनिज्म जो मैं बताने जा रहा हूं। तो प्लीज मार्क करिएगा, दिस इज नॉट द मैकेनिज्म, दिस इज जस्ट हाउ यू कैन लर्न थिंग्स इजीली। तो यहां पर लिखने का तरीका प्लीज देखिएगा, मैं CH3C डबल बॉन्ड OH लिखता हूं,
और फिर CH3 C डबल बॉन्ड O और H लिखता हूं। मैंने दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं, जुड़ेंगे दोनों मॉलिक्यूल्स, लेकिन लिखने का तरीका अल्फा हाइड्रोजन को बाहर लिखा, C डबल बॉन्ड O और H यहां नहीं लिखा। तो एक मॉलिक्यूल डोनर का काम करेगा और एक मॉलिक्यूल एक्सेप्टर का काम करेगा। मैं यहां पर नीचे D और यहां पर A लिख देता हूं। जिस बच्चे को यह बात क्लियर है, मैंने D और A लिखा है, वो प्लीज जरा कमेंट सेक्शन में लिखिए D और A। ब्रेक अभी करा ही क्या भाई, नेम रिएक्शंस कंप्लीट करने के बाद दूंगा, ठीक है। चलिए यहां पर फिर दोबारा से D और A, D आपके लिए डोनर के लिए और A आपके लिए एक्सेप्टर के लिए। अब यहां D और A ब्रेक करते हैं तो यहां पर H पर प्लस C पर माइनस, और ऐसे ही ये ब्रेक करते हैं C पर प्लस और O पर माइनस। H जाएगा O पर और C जाएगा C के साथ। अब लिखने का तरीका यहां से शुरू करते हैं। H C डबल बॉन्ड O CH2, CH2 से H तो जा चुका है, ये C जा रहा है C के साथ। कौन सा C? जिसके साथ H जुड़ा है, जिसके साथ CH3 जुड़ा है, और इस O के पास क्या आ गया? H आ गया। मैं आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए ऐसा भी बना देता हूं, ये जा रहे हैं भाई साहब, ये जा रहे हैं भाई साहब इन पे, और ये जा रहे हैं भाई साहब इन पर। तो लिखने का तरीका इस तरीके से आया। अब यहीं पर दिखाऊं तो आपको एल्डिहाइडिक ग्रुप मिल रहा है, जिसकी वजह से आपने लिखा एल्ड, और आपको OH नजर आ रहा है जिसकी वजह से आपने लिखा ऑल। तो मिलकर हम हो गए एल्डोल। अब बेटा अगर पेपर में सिर्फ आता है व्हाट डू यू मीन बाय एल्डोल, तो आपका आंसर होगा when an aldehyde with alpha hydrogen is treated with dilute NaOH, it produces a compound having both the groups aldehyde and alcohol referred as aldol. Hence this reaction is known as aldol reaction. पक्का? अब सेकेंड चीज, इसकी कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब हीट करिए इसको। तो जब आप इसको हीट करते हैं तो हीट करने में एज पर सेटजेफ रूल OH अपने साथ H लेकर जाता है, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। अब यहां पर आपको डबल बॉन्ड दिखाई दिया तो इन और अल, तो आप बन गए कौन सा वाला प्रोडक्ट? इनल। तो ये आपके पास, क्योंकि एक ही रिएक्टेंट लिया गया था, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन है, बिल्कुल सेम है। अगर आप CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 के साथ चलें, डाइल्यूट NaOH और सेकेंड स्टेप में हीट, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा। अब क्योंकि बेटा कीटोन लिया गया है, तो कीटोन फर्स्ट स्टेप में बनाएगा कीटोल और फिर सेकेंड स्टेप में बनाएगा इनोन, और इसका नाम पड़ेगा सेल्फ कीटोल कंडेंसेशन। यहां है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो डेफिनेटली आपने ट्राई करना है, आप ट्राई करेंगे क्लास के बाद। तो अभी बीच बीच में छोटे छोटे से होमवर्क हैं, उसमें से एक छोटा सा होमवर्क है आप लोगों के लिए। हाँ, क्रॉस एल्डोल के लिए भी बात अभी मैं करता हूं, देखिए जल्दी से। कहीं कोई डाउट है तो मुझे भेजिए, मैं चेक कर रहा हूं। प्रिया सब कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा, परेशान नहीं होइए। सुवर्णा पाठक टेंशन मत लीजिए। अब जरा थोड़ा सा फिजिक्स को कम करें, खत्म करें, बाद में बात करें, अभी तो चलते हैं। हेलो प्रदीप कुमार जी, देखिए बेटा वेट कर रहा हूं, कहीं पर कुछ पूछना है तो बताइए, अदरवाइज चाहिए बिल्कुल क्लियर। ऑल क्लियर लिखा हुआ मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए और सबका चाहिए। सोहेल भैया पढ़ाई कर लीजिए।
सुवर्णा बिल्कुल ये क्लास रहेगी रिकॉर्ड पे, तो परेशान नहीं होइए। भुवन नमस्ते। बिल्कुल विस्मित, अभी करता हूं बेटा। मैंने यहां पर आपके पास एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड ऐसा एल्डिहाइड लिया जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन थी, उसको डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीट करा, दोनों के बीच में रिएक्शन हुई जिसकी वजह से आपको एल्डोल मिला, हीट करने पे आपको मिला इनल। मैंने यहां पर ये जो लिखवाया है, मैंने बार बार बोला है रिएक्शन के अंदर जब करवाते हुए कि दिस इज नॉट द मैकेनिज्म, दिस इज जस्ट एन इंटरप्रिटेशन टू लर्न थिंग्स इजी। तो यहां पर मैंने आपके साथ क्या किया, मैंने C और H को बॉन्ड ब्रेक करा, C पर माइनस H पर पॉजिटिव, C और O का बॉन्ड ब्रेक करा, C पर प्लस और O पर माइनस, और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। बेटा वेट कर रहा हूं, ऑल क्लियर। और जिसने वीडियो लाइक नहीं करी है यार, लाइक तो बनता है। चलिए अब जरा होमवर्क देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, वेट कर रहा हूं। चलिए अब जरा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, इसमें अक्सर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। छोटा सा ब्रीफ अप यहां पर दे रहा हूं तो बेटा जरा ध्यान से देखिएगा। इफ आई टेक ओनली CH3CHO, कब लिया, डाइल्यूट NaOH के साथ, इसने अपने जैसे के साथ जुड़ना है और देना है सेल्फ एल्डोल और फिर फर्दर इनल। मैं यहां पर CH3CHO लेता हूं और साथ में लेता हूं CH3CH2CHO। अब देखिए बेटा, मेरे पास यहां पर यह भी अल्फा हाइड्रोजन वाला है और मेरे पास यह भी अल्फा हाइड्रोजन वाला है। क्योंकि दोनों अल्फा हाइड्रोजन वाले हैं, आप लिखकर तो नहीं भेज रहे मॉलिक्यूल भाई तूने दूसरे वाले के साथ जुड़ना है, ऐसा बोला नहीं बोला। तो मैं अगर इसको 1 मानता हूं और इसको 2 मानता हूं, हो सकता है 1 वाला अपने जैसे के साथ जुड़े, हो सकता है 1 वाला सामने वाले के साथ जुड़े, अरे हो सकता है 2 वाला अपने जैसे के साथ जुड़े और हो सकता है 2 वाला सामने वाले के साथ जुड़े। तो जब आप मिक्सचर ले लेते हैं दो कंपाउंड्स का, उस टाइम पर अगर दोनों ही डोनर की तरह काम कर सकते हैं, डेफिनेटली एल्डिहाइड लेंगे तो एक्सेप्टर तो है, दोनों ही डोनर की तरह काम कर सकते हैं, तो वो आपको 4 का प्रोडक्ट देंगे। तभी आपने एक और लिया, मैं यहां पर लिख रहा हूं क्योंकि बाकी जगह मुझे चाहिए, CH3CHO और HCHO। अब ये एक्सेप्टर तो है लेकिन डोनर नहीं है, तो मैं अगर इसको 1 और इसको 2 बोलता हूं तो 1 वाला 1 को और 1 वाला 2 को, यानी 2 ही प्रोडक्ट देंगे। तो बेटा हमेशा बात को ध्यान रखिएगा, आपके पास रिएक्टेंट्स की फॉर्म में आ सकता है। मैं अभी रिएक्शन आगे करवाऊंगा लेकिन पहले ये ब्रीफ देना बहुत जरूरी है। इफ आई टेक CH3CHO सेम, मैं 1 लिखूं या 2 लिखूं, तो इट इज ओनली गोइंग टू प्रोड्यूस 1 प्रोडक्ट, क्योंकि आप एक डोनर और एक एक्सेप्टर वाली कैटेगरी है। इफ यू टेक CH3CHO एंड HCHO, आप तो डोनर और एक्सेप्टर दोनों हैं लेकिन आप सिर्फ एक्सेप्टर हैं, देयर यू विल बी फॉर्मिंग 2 प्रोडक्ट्स। तीसरा, आपने लिया CH3CHO
और साथ में लिया CH3 CH2 CHO। आप डोनर भी हैं, एक्सेप्टर भी हैं, और आप भी डोनर भी हैं और एक्सेप्टर भी हैं। तो हेयर यू विल बी फॉर्मिंग 4 प्रोडक्ट, क्योंकि आप अपने जैसे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो दिस प्रोडक्ट विल बी सेल्फ। आप अपने जैसे के साथ जुड़ेंगे, यानी 1 वाला 1 के साथ और सामने वाले के साथ जुड़ेंगे, तो देयर विल बी 1 सेल्फ प्रोडक्ट और 1 क्रॉस प्रोडक्ट। और जब यहां बात आई तो बच्चे हम 1 वाला 1 के साथ जुड़े, 2 वाला 2 के साथ, तो सेल्फ वाले, और 1 वाला 2 के साथ जुड़े और 2 वाला 1 के साथ, तो आप क्रॉस वाले। तो यहां पर सेल्फ प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दो मिलेंगे। तो ये एक ब्रीफ लाइन, बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं, माइंड में होना चाहिए। मैं इसमें से एक करवाऊंगा और दूसरा आप लोगों ने ट्राई करना है, डेफिनेटली हम सक्सीड करेंगे। लेकिन पहले जल्दी से इसको रीड करिए, मैं वेट कर रहा हूं। बिल्कुल इशरत, आप अभी भी शुरू कर सकते हैं। भुवन, एल्डोल मीन्स एल्ड फॉर एल्डिहाइड एंड ऑल फॉर अल्कोहल। प्रदीप जी, एल्डिहाइड एंड कीटोन पे लगता है। हाँ बिल्कुल धनंजय, यही है। अब इसका प्रोडक्ट बताएंगे, जल्दी से देख रहे हैं आप लोग। चलिए करते हैं एक चीज, रिएक्शन का फॉर्म ध्यान देंगे। मैं यहां पर थोड़ा सा छोटा लिखूंगा, नीड ऑफ एन आर है, और ध्यान देते हुए मैंने HCHO लिया, 2 प्रोडक्ट हैं, तो डाइल्यूट NaOH हमारा रफ वर्क कह लो। अब देखिए बेटा कैसे लिखते हैं, फिर दोबारा से CH2H C डबल बॉन्ड OH, और आपके जैसा ही CH3 C डबल बॉन्ड O और H। तो ये 1 वाला 1 के लिए हो गया। अब कैसे चलेगा, ये बॉन्ड क्लीव करेगा C पर माइनस H पर प्लस, ये बॉन्ड C पर प्लस O पर माइनस, देन अगेन बेटा दिस इज नॉट मैकेनिज्म, जस्ट टू मेक यू लर्न, ऐसा लिखा जा रहा है। अब शुरू यहां से करें, HC डबल बॉन्ड CH2, ये जुड़ेगा जाकर इस कार्बन से, तो CHOH CH3। कोई कहता है सर डाउट है इसका, दोबारा से देखते हैं। इशरत मॉर्निंग में भी है बेटा, इससे आगे देखें तो नेक्स्ट में आपने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड OH और HC डबल बॉन्ड OH, फिर दोबारा से बॉन्ड ब्रेक हुआ। अब फिर लिखते हैं, तो यहां पर HC डबल बॉन्ड O CH2 और CO जिसके साथ आया और जुड़ा H, यहां पुराना H और ये H, दोनों ही आपके पास प्रोडक्ट बने। अब फर्दर आप इनको हीट करते हैं, तो बेटा हीट करने में OH और H जाएगा, तो आप बनेंगे CHO CH डबल बॉन्ड CH CH3, और यहां पर CHO CH डबल बॉन्ड CH2। हमेशा एक छोटा सा चीज को याद रखिएगा, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ प्रोडक्ट, सपोज इसमें n कार्बन है तो वो ट्वाइस ऑफ n हो जाएंगे, और क्रॉस प्रोडक्ट में
एक में x एक में y, तो उसका सम हो जाएगा। तो ये आपके पास दो प्रोडक्ट बने, वन इज योर सेल्फ प्रोडक्ट एंड वन इज योर क्रॉस प्रोडक्ट। जल्दी से देखिए, और किसी को डाउट है तो जल्दी से बताइए, वेट कर रहा हूं आप लोगों की। यस प्रदीप भैया, चलिए बेटा स्क्रॉल करते हैं नेक्स्ट पर। अब छोटी छोटी सी रिएक्शंस हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं HVZ रिएक्शन, हेल-बोलार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन। इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन होना इंपॉर्टेंट है। तो आपने अगर लिखा CH3C डबल बॉन्ड OOH कार्बोक्सिलिक एसिड पे लगेगी, X2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो आपके पास बनेगा CH2 पे X, C डबल बॉन्ड OOH। इट ओनली अकर्स व्हेन यू हैव एन अल्फा हाइड्रोजन। इसके बाद कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस 11th में भी सीखी थी, और साथ में डी कार्बोक्सिलेशन भी देखते हैं। बिल्कुल, चलिए देख लीजिए जल्दी से पहले ये, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सॉरी, देखिए जल्दी से। चलिए, कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस और डीकार्बोक्सिलेशन दोनों सेम पैरामीटर से फर्स्ट स्टेप में गुजरती हैं। फिर दोबारा से कार्बोक्सिलिक एसिड को आप एक बेस के साथ ट्रीट करते हो। तो मैं एक एक करके लिख लेता हूं। कोल्स, तो यहां पर RC डबल बॉन्ड OOH, आपने डाला NaOH, तो आप बन गए RC डबल बॉन्ड ONA, साथ में पानी। यहां पर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रोलिसिस सबसे पहले एनोड पर, आपको हालांकि ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है, एनोड कैथोड आपको 11th में चाहिए होता है, बट फिर भी मैं लिख रहा हूं आपके लिए, कहीं पर आपको दिक्कत ना हो। इशरत कोई बात नहीं बेटा, अभी जहां से चल रहा है वहां से करो, और फिर जब क्लास एंड होगी तो वीडियो देखिएगा। तो यहां पर आपने लिया 2RC डबल बॉन्ड ONA, ये बनाएगा R बॉन्डेड विद R, साथ में 2 Na प्लस, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स, साथ में 2 CO2। इसी तरह से एट कैथोड ये 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 पानी बनाकर दे देंगे आपको H2 प्लस 2 OH चार्ज माइनस। अब जब आप इनको कंबाइन करके लिखते हैं, तो मैं यहां लिख रहा हूं इलेक्ट्रोलिसिस, तो आपके पास होएगा R बॉन्डेड विद R प्लस 2 Na। देखो बेटा Na प्लस और OH माइनस मिलकर बना देंगे NaOH, और साथ में 2 CO2। तो ये आपकी रिएक्शन, और साथ में 2 H2 भी, ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट होती है। देख सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। यहीं पर डीकार्बोक्सिलेशन भी देख लेते हैं, जगह का उपयोग करते हैं। तो बेटा RC डबल बॉन्ड ONA, आपने फिर दोबारा से NaOH और CaO डाला, तो बना RH प्लस Na2CO3। 11th क्लास याद दिला दूं तो बेटा कोल्स रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट बनता है ट्वाइस ऑफ N-1, और यहां पर डीकार्बोक्सिलेशन में बनता है N-1 एल्केन। बिल्कुल भुवन भैया, पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी अच्छे से अच्छे कवर करवाने की पूरी कोशिश रखूंगा, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी और बाकी भी।
और इशरत भैया PYQ नहीं आए, प्लीज एक बात को समझिएगा, सबके लिए बोलता हूं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस आर अ टूल टू अंडरस्टैंड हाउ अ पेपर कैन बी। वो डायरेक्ट नहीं आते भाई। कोई टीचर बोलता है ना पास्ट ईयर क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, तो वो एक थॉट प्रोसेस में गिवन होगा, आपका भी फ्लूक होगा। हाँ, हम भी बोलते हैं 2012 का क्वेश्चन है, ये आया पेपर में, तो 1 2 4 आ सकते हैं, लेकिन अदरवाइज टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात होती है कभी भी PYQ को देखते हुए। हाँ इशरत, टफ होगा, हमसे भी टफ होगा क्या? हम सब टफ है ना यार, टेंशन क्यों लेते हो? करेंगे कंप्लीट बढ़िया तरीके से। देखिए जल्दी से, फिर स्क्रॉल करूं। इन द मीन वाइल पूछ सकता हूं, हक रखता हूं, मजा आ रहा है क्योंकि बहुतों की हो सकता है मेरे साथ फर्स्ट इंटरेक्शन हो और बहुत सारे मेरे को जानते भी हों, डेफिनेटली मेरे साथ ऑफलाइन क्लास में, मेरे साथ ऑनलाइन क्लास के अंदर होंगे, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट है कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं। तो जो भी मेरे साथ नया जुड़ा है या जो भी मेरे साथ पहले से पढ़ता हुआ आ रहा है, उनसे पूछना मेरा फर्ज बनता है, क्या मजा आ रहा है? अगर आ रहा है तो सर मजा लिख सकते हैं। जल्दी से नेम रिएक्शंस कंप्लीट करेंगे, फिर करेंगे। नरेंद्र जी बिल्कुल ट्राई करेंगे 0 से स्टार्ट करने का, लेकिन ये मानते हुए, ये जानते हुए कि हमारे पास जितना टाइम है उसके हिसाब से चलना बहुत ज़रूरी है, तो उस चीज़ को भी गौर करते हुए अच्छे क्वेश्चंस, अच्छी चीज़ें करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। चलिए बड़े, अब यहां से आगे हम जब चलते हैं तो हमारे पास आ जाता है अमीन्स एंड नाइट्रो कंपाउंड्स। बड़ा अच्छा सा, बड़ा सा क्यूट सा, छोटा सा प्यारा सा चैप्टर, और कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस जो कि पेपर में पूछी जा सकती हैं। अच्छा खासा रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी बनता है आपकी गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से। एक मिनट, हाँ बिल्कुल, कैनेंजारो रिएक्शन हम लोगों ने यहां पे स्किप करी है, तो कैनेंजारो रिएक्शन पहले कर लेते हैं, फिर आ जाते हैं कैनेंजारो रिएक्शन। तो बेटा कैनेंजारो रिएक्शन एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे होती है। यहां पर आप एल्डिहाइड को अगर कॉन्सेंट्रेटेड KOH या NaOH के साथ लेते हैं तो ये बनाकर देता है मिक्सचर ऑफ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। इसको हम लोग डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। कैसे है? सिंपल सा, HCHO हमने लिया कॉन्सेंट्रेटेड KOH और बना ये CH3OH और साथ में HCOOK। कोई बात नहीं नगीता, बिल्कुल फोकस करेंगे, बिल्कुल मेहनत करेंगे, उम्मीद है कि हम लोग चीज़ों को सही ढंग से करके जाएंगे। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। तो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस को हम लोग ध्यान से पढ़ें तो नाम भी अक्सर हमें बहुत कुछ बता देता है। दिस इज थैलामाइड, और थैलामाइड अगर हम लोग बनाएं तो सबसे पहले मैंने लिया थैलिक एसिड, और इस थैलिक एसिड को मैंने ट्रीट करा अमोनिया से, जिसने बनाकर दिया थैलामाइड। इसको हम लोग डेफिनेटली यूज करेंगे। यहां पर ये थैलामाइड है, इस थैलामाइड को हम लोग ट्रीट करते हैं बेस के साथ ताकि यहां पर आयोनिक कैरेक्टर बढ़ जाए। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O N,
जुड़ेगा तो डेफिनेटली N माइनस के प्लस, ये बच्चे एक न्यूक्लियोफाइल जनरेटिंग रिएजेंट की तरह काम करता है, इतना भारी भड़कम यानी बल्कियर न्यूक्लियोफाइल रिलीज करके देता है। तो इसको हम फर्दर RX के साथ, जो कि हमेशा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, उसके साथ ट्रीट करते हैं। तो हमें यहां पर C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O N R मिलता है, और फिर इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें तो हमारे पास RNH2, बेटा हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हो, NaOH भी डाल सकते हो, तो हम NaOH ही डाल देते हैं, NCERT देवता। तो यहां पर आपके पास आ जाता है इंटरमीडिएट ऑफ थैलामाइड, और ये आपके पास बन जाता है प्योर 1 डिग्री अमीन। ये रिएक्शन सिर्फ 1 डिग्री अमीन बना सकता है और वही बनाएगा। और उसके साथ मैं कहता डेफिनेटली बायोमोलिक्यूल्स करवाऊंगा, लेकिन बायोमोलिक्यूल्स करवाऊंगा परसों सुबह 9 बजे। जल्दी से देखिए, चलिए इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, छोटा सा प्यारा सा टॉपिक। एल्काइल हैलाइड आपको पता है RX न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसने बना कर दिया RNH2, लेकिन हम रुकने वाले थोड़ी हैं। RNH2 अवेलेबल हो जाता है अगले RX के लिए, तो R2NH, फिर भी हम रुकेंगे नहीं। और फिर RX R3N तो बना देगा R4N प्लस X माइनस। अब यहां पर ये मिक्सचर बनाता है जिसकी वजह से हमारे को इंप्योरिटीज मिलती हैं और इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो कैसे करें? तो बेटा फर्स्ट स्टेप में ही अगर मैं अमोनिया को एक्सेस में ले लूं तो मैं बहुत हद तक इस चीज को अवॉइड कर सकता हूं। तो ये हमारे लिए रिएक्शन रहती है, देखनी जरूरी है और ऑब्जर्व भी की जा सकती है। चलिए इससे आगे बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो भाई साहब खुद बताता है ब्रोमामाइड, यानी इस रिएक्शन में ब्रोमीन होगा और अमाइड होगा और उसकी डिग्रेडेशन होगी, यानी डिक्रीज ऑफ कार्बन। क्या बोला मैं? देखना चाहूंगा चैट बॉक्स पे, ब्रोमामाइड यानी ब्रोमीन और अमाइड। तो जल्दी से चैट पे ब्रोमीन और अमाइड लिखे। नगीता परेशान होने की जरूरत नहीं है, केमिस्ट्री का पेपर अगर हार्ड आएगा तो आपको आता होगा, बस कंसिस्टेंट रहने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। चलिए यहां पर हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के लिए सबसे पहले मैंने लिया अमाइड, फिर लिया ब्रोमीन, फिर लिया ढेर सारा बेस और हमने बना लिए RNH2, साथ में Na2CO3, और क्योंकि एसिड और बेस हमारे पास है तो NaBr, साथ में H2O। बैलेंसिंग हम कर सकते हैं और ये हमारे पास प्रोडक्ट रहेगा। शुक्रिया सुधाकर, सुमित भैया शुक्रिया, वंशपाल शुक्रिया। देखिए जल्दी से, चलिए इससे आगे चलते हैं। कार्बाइल अमीन रिएक्शन। अब बेटा कार्बाइल अमीन इज एक्चुअली
बॉन्डेड NC। तो यहां पर रिएक्शन में हमारे पास अमीन होना चाहिए 1 डिग्री, क्योंकि ये इसका डिटेक्शन भी है, और उसके साथ हमें इसके साथ चाहिए क्लोरोफॉर्म, उसका भी डिटेक्शन है, और साथ में चाहिए KOH। कैसे करेंगे? तो हम लोगों ने यहां पर लिया RNH2, साथ में लिया CHCl3, साथ में लिया ढेर सारा KOH। लिख के दिखाता हूं प्लीज, दिस इज नॉट अ मैकेनिज्म जस्ट टू मेक यू लर्न थिंग्स, सिर्फ ऐसे लिखा जा रहा है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमने यहां पर 3H 3OH जोड़ लिए, तो 3H2O बन गए, 3Cl 3K जोड़ दिए तो 3KCl बन गए, और बचा हुआ हमारे पास RNC। ये फाउल स्मेल भी करता है, एज अ प्रोडक्ट बन गया। देखिए जल्दी से, ये आपके पास रिएक्शन आई, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। चलिए इससे आगे बात करते हैं। हिंसबर्ग टेस्ट, जनरली ये टेस्ट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स को डिटेक्ट करने के लिए है। ब्रीफअप में बात कर रहा हूं क्योंकि डायरेक्टली हिंसबर्ग टेस्ट नहीं आता, जैसे कि टॉलेंस टेस्ट या आपका फेलिंग्स टेस्ट, ये आपके पास डिस्टिंग्विश में आते हैं। तो डिस्टिंग्विश जैसे ही बात कर लेता हूं, आगे डिस्टिंग्विश में हम इसको देखेंगे। तो हम लोग यहां पर एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड लेते हैं, जब 1 डिग्री अमीन और 2 डिग्री अमीन लिया जाता है तो ये रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट बनाकर देते हैं। जहां पर 3 डिग्री कोई प्रोडक्ट नहीं देता। अब ये जो प्रोडक्ट है 1 डिग्री और 2 डिग्री वाले, इसको आप KOH के साथ लेकर आते हो तो ये सॉल्यूबल रहता है, और ये इनसॉल्यूबल रहता है। तो आप डिस्टिंग्विश कर पाते हो। मैं लिख देता हूं ब्रीफ में, 1 डिग्री अमीन रिएक्ट्स विद एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड and produces a PPT which dissolves in alkaline medium। वहीं पर 2 डिग्री अमीन reacts with aryl sulfonyl chloride but PPT remains insoluble, और 3 डिग्री अमीन do not react। तो ये आपके पास 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन की कहानी रहती है। क्लियर है? इससे आगे बात करेंगे कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन आपके पास डाइजोनियम सॉल्ट पर आती है। डाइजोनियम सॉल्ट में आप सबसे पहले कह सकते हैं फिनॉल डालिए, आप एनिलीन डालिए, आप टॉलुइन डालिए। आपको ये दोनों कपल यानी जुड़ते हुए नजर आएंगे।
मैं बेटा इस तरीके से बना रहा हूं OH, इनके इवन प्रेसिपिटेट्स डाई के फॉर्म में भी इस्तेमाल होते हैं, जहां पर फिनॉल के अंदर आपको ऑरेंज डाई, येलो डाई और इसमें पिंक डाई मिलती है। देखिए जल्दी से, आई होप ये बात क्लियर है ऑनलाइन वालों। आगे देखें। हाँ, तो यहां तक ये बात हुई, आई होप यहां तक चीजें क्लियर हैं। एग्जैक्टली 10 मिनट्स का ब्रेक दे रहा हूं। वील बिगिन एट 10:55 टू डिस्कस रिएक्टिविटी, एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज। देखते हैं, वेट कर रहा हूं आप लोगों का।
हेलो बच्चा लोग, आवाज आ रही है? हेलो बच्चों, चलिए वापस आ गए। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? चलिए रीस्टार्ट करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली एसिडिक, बेसिक कैरेक्टर और रिएक्टिविटी। जहां जहां पर रिएक्टिविटी लगेगी और आगे फर्दर, क्योंकि रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं, बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटने के बाद H+ या OH- आयन रिलीज होगा, तो स्पीशीज एसिडिक या बेसिक होगा। ऐसे ही कोई स्पीशीज किसी चीज को इजीली ले लेगा तो भी रिएक्टिव होगा, और वो ले रहा होगा H+ या OH- तो भी आप उसको बेसिक या एसिडिक बता सकते हैं। तो यहां पर हमें उसी पैरामीटर में सीखना है, एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर या रिएक्टिविटी, उस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, रिएक्टिविटी ऑफ बेंजाइलिक हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ एलाइलिक हैलाइड, कह सकते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर का है। उसके बाद रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स एंड इट्स एसिडिक कैरेक्टर, रिएक्टिविटी ऑफ फिनॉल एंड इट्स एसिडिक कैरेक्टर, ये आपके सेकेंड चैप्टर का है। फिर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये थर्ड चैप्टर का आएगा। और फिर इसके बाद एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और फर्दर अमीन्स का। तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स कह सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकता है और पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर शिवानी मॉर्निंग के टाइमिंग का क्लास 9 बजे का है, और स्केड्यूल अगर आप लोगों को किसी को भी देखना है तो मैं लिंक, आप लोग जाइएगा इसी चैनल पर, आपको स्ट्रैटेजी वीडियो मिलेगी मेरी प्लेलिस्ट में, भी पहली वीडियो होगी, उसके अंदर पूरा स्केड्यूल दे रखा है किस तरीके से हम आगे आने वाले दिन में अप्रोच करेंगे। हेलो काश, चलिए अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली चीज रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स की बात करें तो बेटा हमारे पास, आई होप आपको पता हो, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स होते हैं। चेन लंबी हो सकती है, मेरे लिए अल्फा कार्बन के साथ एक चेन तो 1 डिग्री, 2 चेन तो 2 डिग्री और 3 चेन तो 3 डिग्री है। अब यहां पर अगर मैं इनकी रिएक्टिविटी की बात करूं तो सबसे पहली चीज रिएक्टिविटी किसके लिए, तो हम बात करते हैं टुवर्ड्स CX बॉन्ड क्लीवेज। तो यहां पर जब आप CX बॉन्ड क्लीवेज की बात कर रहे हैं तो कार्बन और हेलोजन में हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, बॉन्ड तोड़ेगा, बनेगा CH3 CH2+ X-, बनेगा CH3 CH CH3+ X-, बनेगा CH3 C CH3 CH3+ X-। यानी ये आपके लिए बन रहा है 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। मैं यहां पर इसको रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3 दे देता हूं, इसको A B C दे देता हूं। तो बेटा एज 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री, 1 ग्रेटर देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है, तो कहीं ना कहीं C B से और B A से सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब जितना प्रोडक्ट स्टेबल होगा उतना रिएक्टेंट रिएक्टिव होगा, तो आपके लिए 3 ग्रेटर देन 2
ग्रेटर देन 1 रिएक्टिविटी हो गई, और ऐसे ही लिख सकते हैं 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स CX बॉन्ड क्लीवेज। देखिए जल्दी से, जेहान मेरा एक्सपीरियंस मात्र 16 साल का है, और अगर किसी ने मुझे पढ़ाया होगा तो उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस इनहेरिट करा होगा मेरे में, तो उसको मिलाकर तो बताया जा सकता है तकरीबन 30 साल का। वैसे अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस 16 साल का है, और आप अगर सही ढंग से पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपका ये एक्सपीरियंस उसी तरीके से होगा। और जिहान कोई डिसरिस्पेक्ट की बात नहीं है, आप जितना मेरे बारे में मेरे से पूछ सकते हैं, जितना मैं अपने दायरे में रहकर आपको बता सकता हूं बिल्कुल बताऊंगा, कोई ऐसी बात ही नहीं। आरव, ये तो बेटा आपको पढ़कर पता चलेगा मुझे पढ़ाना आता है या नहीं आता है। हाँ, ये और बात है, आपको मेरी जरूरत है तो आपको पढ़ना आता है या नहीं आता है ये मैटर करता है आज। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, रिएक्टिविटी ऑफ एलाइलिक हैलाइड। अब रिएक्टिविटी ऑफ एलाइलिक हैलाइड में सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है एलाइलिक हैलाइड होता क्या है। तो मैं यहां पर अगर लिख दूं CH2 डबल बॉन्ड CH CH2X, ध्यान से देखिएगा बेटा, आपके पास हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन, उससे अगला कार्बन बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन पे आपको पाई बॉन्ड नजर आ रहा है। तो अगर एक एल्काइल हैलाइड में बीटा कार्बन पाई बॉन्ड ओपन चेन सिस्टम में है तो वो आपका एलाइलिक हैलाइड है। बेटा फिजिक्स की टेंशन अब छोड़ो आशीष भैया, शिवानी, और फोकस करते हैं केमिस्ट्री के ऊपर, क्योंकि जो फिजिक्स में हुआ उसको कंपेंसेट करेंगे केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के अंदर। चलिए वापस आते हैं। तो यहां पर हमने देखा एलाइलिक हैलाइड। अब एलाइलिक हैलाइड को ऑब्जर्व करिए, आपका काम, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर दोबारा से CX बॉन्ड तोड़ना है। अब यहां पर आपने CX बॉन्ड तोड़ा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस X माइनस। पॉजिटिव चार्ज देखने के बाद हमें लगा इंडक्टिव इफेक्ट लगना चाहिए, लेकिन इंडक्टिव से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस होता है, और यहां पर ये रेजोनेंस की कंडीशंस फुलफिल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम रेजोनेंस इफेक्ट पे जाते हैं, और ये एंटिटी रेजोनेंस दिखाता है। इसको हम लोग बोलें तो ये है एलाइलिक कार्बोकेटायन, और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर -R वाले, ये फर्स्ट और ये सेकंड। लैंग्वेज, कभी कभार क्वेश्चन आ जाए हाउ कैन यू से एलाइलिक हैलाइड इज रिएक्टिव, तो आपका आंसर होगा एज एलाइलिक कार्बोकेटायन शोज 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स गिवन बिलो। ये बनाने हैं, बनाए बिना गुजारा नहीं है। देयरफॉर एलाइलिक कार्बोकेटायन इज स्टेबल एंड हेंस एलाइलिक हैलाइड इज रिएक्टिव, और ये रिएक्शन लिखनी जरूरी है, कंपल्सरी है।
तो ये आपके पास एलाइलिक हैलाइड बनता है। जल्दी से देखिए, आई होप ये क्लियर होगा। बताइए जल्दी से, ये क्लियर है? ठीक है संतोष जी, क्लियर है। अब यहां से इससे आगे बात करें तो नेक्स्ट इज बेंजाइलिक हैलाइड। रिएक्टिविटी ऑफ बेंजाइलिक हैलाइड। फिर दोबारा से बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है, तो मैंने यहां पर फिनाइल ग्रुप लिया और CH2X लिया। आपके लिए फिर दोबारा से ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। अब बीटा कार्बन पाई बॉन्ड सिस्टम में हो लेकिन क्लोज्ड एरोमेटिक चेन में हो, यानी बेंजीन का हो, तो ये आपके लिए बेंजाइलिक हैलाइड होगा। अब बेंजाइलिक हैलाइड बनाएं तो आपके पास CH2X बॉन्ड तोड़ें तो आप बन गए CH2 प्लस X माइनस। फिर ये भाई साहब पॉजिटिव चार्ज अटैच्ड टू एन अल्फा कार्बन इन अ पाई बॉन्ड सिस्टम रेजोनेंस दिखाएगा। तो हमारे लिए रेजोनेंस देखें तो दोबारा से -R इफेक्ट वाले आई होप रेजोनेंस बनाने आते हों। -R वाले प्लीज ध्यान देते हुए अंदर से एक एरो, आपके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने और डेफिनेटली ये फिर दोबारा से क्वेश्चन का आंसर बनता है व्हाई बेंजाइलिक हैलाइड इज रिएक्टिव। तो आप बोलेंगे एज बेंजाइलिक हैलाइड शोज 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स गिवन बिलो, 5 बनेंगे, देयरफॉर बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन इज स्टेबल एंड बेंजाइलिक हैलाइड इज रिएक्टिव, ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन में एक और पॉइंट आता है, व्हाई बेंजाइलिक हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन एलाइलिक हैलाइड। तो बेटा आपके लिए बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देता है एलाइलिक कार्बोकेटाइन से, जिसकी वजह से बेंजाइलिक हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है एलाइलिक हैलाइड से। तो ये क्वेश्चन आपके पास आएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए, आरव, संतोषी, आशीष, क्लियर है? एक बार यार अटेंडेंस ही लगा दो अपनी, हाय बोलकर। चलिए इससे आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आप लोग अल्कोहल फिनॉल्स पे आते हो, तो सबसे पहले अल्कोहल्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर, और अल्कोहल्स में एसिडिक कैरेक्टर भी आता है। तो यहां पर अगर आप अल्कोहल्स देखें तो प्लीज ध्यान से बात को समझिएगा। मैं पहले एक जनरल अल्कोहल लिख लूं तो बेटा ये बॉन्ड क्लीवेज R+ और OH- में भी हो सकती है, और ये बॉन्ड क्लीवेज RO- और H+ में भी हो सकती है। हालांकि मेजर प्रेफरेंस ये रहता है, जिसकी वजह से आप इसको एसिडिक इन नेचर भी बोलते हो, लेकिन ये वीकर एसिड होता है इन कंपैरिजन टू वाटर। जिसकी वजह से अगर आप अल्कोहल को पानी में डाल दो तो ये भाई साहब डिसोसिएट नहीं करेंगे, और कह सकते हैं आप कभी भी अल्कोहल्स का रिएक्टिविटी कैरेक्टर बोल सकते हो, एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर की बात कर सकते हो, लेकिन इसके KA, pH की बात नहीं कर सकते हो। क्या मैंने बोला?
अल्कोहल्स का रिएक्टिविटी, अल्कोहल्स का एसिडिक कैरेक्टर आंसर दिया जाएगा, लेकिन अल्कोहल्स का कभी भी पीएच मेंशन नहीं किया जा सकता सिंस दे आर वीकर देन वाटर। बात समझ में आई? सबसे पूछूंगा, मेरे को स्टेटमेंट चाहिए भैया प्लीज। अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन वाटर। पक्का? पक्का ही लिख दो। चलिए, अब यहां पर हम दोनों की ही रिएक्टिविटी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर आपके सामने COH बॉन्ड तोड़ूंगा, यानी ये ब्रेक होगा एज C+ और OH-। तो फिर दोबारा से RCH2OH 1 डिग्री अल्कोहल, R2CHOH आप हैं 2 डिग्री अल्कोहल, R3COH आप हैं 3 डिग्री अल्कोहल। बॉन्ड क्लीव करेगा, और आप बनाएंगे RCH2+ प्लस OH-, आप बनाएंगे R2CH+ OH-, आप बनाएंगे R3C++ OH-। यहां पर प्लीज नंबरिंग में A, B, C, और आप हैं रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3। तो उस कॉन्टेक्स्ट में C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। क्यों? अगर याद हो तो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर बना, तो इसको कन्वर्स यहां लेकर आऊं तो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। क्या रिएक्टिविटी ऑफ COH बॉन्ड, पक्का? गौरव भैया अभी बहुत दूर है दिल्ली, परेशान मत होइए, आगे आएंगी। अभी हम लोग पहले आप लोगों के बोर्ड की बात कर रहे हैं, उसके बाद आगे CUET की बात करेंगे। हालांकि CUET डेफिनेटली आप लोगों के साथ पूरी की पूरी टीम लगेगी टेस्ट कोच की, और आप लोगों को सक्सीड करवाएगी, चाहे वो सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 किसी की भी बातचीत हो। हम लोग एज अ टीम वर्क करेंगे। करेंटली आज रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में अच्छा करवाने की, और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे आपको एक अच्छा सिलेक्शन दिलवाने की थ्रू CUET। क्लियर है? चलिए देख लिया। इसी तरह से नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स थ्रू COH बॉन्ड क्लीवेज। बेटा थोड़ा सा फर्क है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। फिर दोबारा से आपने 1 डिग्री अल्कोहल एज एन एग्जाम्पल लिया, 2 डिग्री अल्कोहल एज एन एग्जाम्पल लिया, और 3 डिग्री अल्कोहल एज एन एग्जाम्पल लिया। बॉन्ड क्लीव करा, अब बने आप RCH2O-, R2CHO- और R3CO-। अब देखना बेटा, ये चीज समझने वाली है प्लीज। A, B, C में ये रोमन 1, ये रोमन 2, ये रोमन 3। देखिए बेटा, इस टाइम पर R एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज है, कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश करता है, कार्बन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑक्सीजन की तरफ पुश करता है, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पीछे से आएगी
इलेक्ट्रॉन उतना आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। यहां पर 1 R पुश कर रहा है तो यहां 2 R और यहां 3 R, तो जितना ज्यादा पीछे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगा उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज अवेलेबल, जितना कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगा उतना कम नेगेटिव चार्ज अवेलेबल। तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव चार्ज की अवेलेबिलिटी को कम कर रहा है और ये नेगेटिव चार्ज की अवेलेबिलिटी को ज्यादा कर रहा है। तो मेरे लिए स्टेबिलिटी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, और इसी के कन्वर्स में यहां आ जाए तो रिएक्टिविटी की बात की जाए तो 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3, लेकिन किसके लिए? फॉर OH बॉन्ड क्लीवेज, जिसकी वजह से ऑर्डर बन गया हमारा 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो सा ये बॉन्ड टूट रहा है ये कहीं ना कहीं रिलीज तो H प्लस कर रहा है, और जो चीज H प्लस आसानी से रिलीज करती है वो ज्यादा एसिडिक, और जो देर से H प्लस आयन रिलीज करती है वो कम एसिडिक। तो रिएक्टिविटी का भी ऑर्डर यही बना, 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, और एसिडिक करेक्टर का भी ऑर्डर यही बना, 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। देखिए जल्दी से, कहीं कोई डाउट आए तो पूछिए, वेट कर रहा हूं। सो तो नहीं गए? चलिए, यहां तक बात करी। अब नेक्स्ट बात करते हैं फिनॉल की। तो रिएक्टिविटी ऑफ फिनॉल, रिएक्टिविटी ऑफ फिनॉल में आपने फिनॉल लिया, इसको पानी में डाला, इट इज मोर एसिडिक, जिसकी वजह से आप बने O- और H3O+। अब ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये रेजोनेंस दिखाता है, कौन सा वाला? +R वाला। कैसे दिखाएगा? आई होप ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबको आते हों। तो ये आपके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने फिनॉक्साइड के। क्योंकि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा रहा है तो ये स्टेबल है, तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया? अनस्टेबल या रिएक्टिव। अब यहां पर रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर, और पानी में दिखा रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka वैल्यू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa वैल्यू, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH। बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है ये दिखाई देगा या इसके जैसा कुछ दिखाई देगा, तो प्लीज जरा इसको ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है मोहन बेटा। चलिए इससे आगे बात करें। अब हम लोग बात करते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो बेटा सबसे पहली चीज हमें बताई जाती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
देखिए बेटा, हम लोग देखें तो ये C डबल बॉन्ड O है, इसको मैं अगर एक न्यूक्लियोफाइल से अटैक करवाता हूं तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है, और ये बॉन्ड ब्रेक होने से आप बन जाते हैं C, जिसमें न्यूक्लियोफाइल आ गया, और O माइनस। अब आप पहले से sp2 हाइब्रिडाइज थे, आप हो गए sp3। आप जहां पर ट्राइगोनल प्लेनर थे, आप हो गए नॉन प्लेनर ज्योमेट्री में टेट्राहेड्रल। तो कहीं ना कहीं sp3 इज मोर स्टेबल देन sp2, जिसकी वजह से कार्बोनाइल ग्रुप फेवर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन इसमें कौन? इसमें बेटा एल्डिहाइड, कीटोन, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा इसका जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो अनअवेलेबल रहता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो आप बोल सकते हैं एल्डिहाइड, कीटोन फेवर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, while carboxylic acid do not favor nucleophilic addition reaction। क्यों? क्योंकि यहां पर C डबल बॉन्ड O माइनस क्या दिखाता है? रेजोनेंस। तो रेजोनेंस दिखाने की वजह से कहीं ना कहीं आप उसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हुए नहीं देखते। और जब आप एल्डिहाइड और कीटोन को कंपेयर करते हो तो एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, क्योंकि जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी वैसे वैसे रिएक्टिविटी यानी अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डिक्रीज हो जाएगा। तो आपके लिए ये करेक्टर रहता है ध्यान देने वाला, ये इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप लोग। और फिर इसके बाद हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे। ठीक है नगिता, बिल्कुल। आप लोग एक बार ट्रैकर देखोगे, स्ट्रैटेजी देखोगे ना, फर्स्ट वीडियो है उसके अंदर बताया गया है कैसे हम लोगों ने चलना है। अगर आप साथ के साथ चलोगे और जो टाइम बीच में दे रहा हूं उसके अंदर दिए हुए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, आप सब कुछ आराम से कर सकते हो, परेशान होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है आदित्य, गुड इवनिंग। चलिए इससे आगे बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड की बात आती है। सबको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो मैं बेटा यहां पर प्लीज ध्यान दीजिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को AC डबल बॉन्ड OOH लिख रहा हूं। इसको आप पानी में डालते हैं तो ये बन जाता है AC डबल बॉन्ड O माइनस और साथ में H3O प्लस। अब ये जो एंटिटी है ये कहीं ना कहीं रेजोनेंस दिखाती है। कैसा रेजोनेंस? C डबल बॉन्ड O माइनस जिसकी वजह से आप कह सकते हो दिस बिकम्स स्टेबल एंड दिस बिकम्स अनस्टेबल और रिएक्टिव। तो यहां पर ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल है यानी रिएक्टिव है। अब पॉइंट आता है मैंने A क्यों लगाया, मैंने एल्काइल ग्रुप R क्यों नहीं लगाया? तो बात को ध्यान से देखिएगा, AC डबल बॉन्ड O माइनस, इस O माइनस का नेगेटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी तो अवेलेबल होगा, और अगर यहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी तो अनअवेलेबल होगा। तो कहीं ना कहीं ये स्पीशीज जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा उतना ये एंटिटी स्टेबल होगा और उतना ये एंटिटी रिएक्टिव होगा।
तो हम लोग बोल सकते हैं हायर इज एसिडिक कैरेक्टर। और वहीं पर जितना ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा उतना कम होगा एसिडिक कैरेक्टर। तो आप इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग C डबल बॉन्ड O OH एसिडिक कैरेक्टर हाई, ये ज्यादा तो ये और हाई। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग C डबल बॉन्ड O OH एसिडिक कैरेक्टर कम, ये ज्यादा तो हमारे लिए एसिडिक कैरेक्टर और कम। तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये आपके लिए बनता है। गीता सब कुछ करके जाएंगे, हालांकि आपकी 50% वेटेज कैरी करती है ऑर्गेनिक। ठीक है, चलिए यहां तक बात करी। अब इसके बाद अमीन्स की बात करते हैं, विच इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज ध्यान दीजिएगा। अमीन्स हमारे लिए सबसे पहले RNH2, R2NH और R3N होते हैं। आप है 1 डिग्री, आप है 2 डिग्री, आप है 3 डिग्री। अब सबसे पहला पॉइंट आता है, हम बात किस में कर रहे हैं, वेपर फेज में या एक्वस स्टेट में, यानी पानी के अंदर या एक एक मॉलिक्यूल। क्योंकि जब आप वेपर फेज में बात करेंगे तो सोली इंडक्टिव इफेक्ट इसका आंसर देगा, जो कि साफ साफ कहता है कि भैया जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज उतना आसानी से लोन पेयर अवेलेबल। और ऑर्डर बन गया हमारा 3:1। तो ऑर्डर आया 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। लेकिन जब आप एक्वस स्टेट की बात करते हो तो यहां पर 3 चीजें आ जाती हैं। पहला इंडक्टिव इफेक्ट, जिसकी वजह से ऑर्डर बनता है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। दूसरा सॉल्वेशन इफेक्ट, यानी भैया H+ आयन गेन करने के बाद जो एंटिटी बन रही है वो पानी में कितनी स्टेबल है। सपोज मैंने ये लिया RNH3+, बना कहां से, RNH2 से। तो यहां पर जब पानी लिया तो पानी के अंदर 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई। R2NH2+ लूंगा 2 डिग्री वाला तो 2, R3NH+ लूंगा तो 1। तो कहीं ना कहीं इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा, ये भाई साहब ज्यादा स्टेबल, तो इसका एंटिटी ज्यादा रिएक्टिव। तो उसके हिसाब से ऑर्डर बन गया 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। और तीसरा स्टेरिक हिंड्रेंस। अब जब आप स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करते हो तो बेटा कहां हेल्प कैसे लगेगी, तो हम यहां पर कार्बन चेन ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 कार्बन रखते हैं। तो इन तीनों को जब मैं जोड़ता हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और पक्का बनता है यार अमीन्स में। अमीन्स के बेसिक कैरेक्टर का क्वेश्चन आना है, चाहे वो बेसिक कैरेक्टर आए, रिएक्टिविटी आए, केबी आए, पीकेबी आए, पक्का। अच्छा, बच्चा ये भी कहता है सर पता कैसे चलेगा एक्वस स्टेट या वेपर स्टेट, तो बता दूंगा, टेंशन मत लो, अभी पहले इसको देखो। तो जब आप एक्वस स्टेट की बात कर रहे हो तो ये तीनों का एक साथ जोड़कर लगेगा। अब जोड़कर कैसे लगता है, तो बेटा अगर हम लोग मानकर चले मिथाइल फैमिली, यानी 2 कार्बन से कम, तो 2 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर अमोनिया, और फिर इसके साथ एनिलीन वगैरह लगा लो। और अगर मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बोलूं तो 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन अमोनिया ग्रेटर देन एनिलीन एंड फैमिली बोल दूं आगे। तो यहां ये ऑर्डर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ध्यान से देखिए, मुझे कमेंट सेक्शन में आना चाहिए ऑर्डर क्लियर।
जल्दी से। हेलो काव्या, हेलो सिद्धार्थ, थैंक यू सिद्धार्थ। जल्दी से ऑर्डर क्लियर, बिल्कुल गाइड करूंगा। पहले बेटा कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लें, फिर 5 मिनट की बातचीत करेंगे, क्योंकि कल से एक रिगरस जर्नी शुरू होएगी जिसके अंदर पूरा का पूरा स्केड्यूल आपको शेयर कर रखा है। थोड़ी सी प्लेलिस्ट पे जाने की जरूरत है और वो स्केड्यूल बिल्कुल कल से फॉलो करना है, तो इसलिए बहुत जरूरी है। प्लीज सारे के सारे ऑर्डर क्लियर है। 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री और 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। अब पॉइंट यहां पर बनता है, सर हमें कैसे पता कि हम एक्वा स्टेट माने या वेपर स्टेट माने? तो बेटा सबसे पहली चीज, जहां मेंशन्ड नहीं होगा वहां पर एक्वा स्टेट, जहां आपको वेपर स्टेट मेंशन किया जाएगा तो वहां पर वेपर स्टेट। इसके अलावा केबी, पीकेबी, बेसिक कैरेक्टर जब भी बोला जाएगा एक्वा स्टेट। क्यों बताऊं भैया? आप किसी चीज को पानी में मिलाएंगे तभी वो H प्लस आयन, OH माइनस आयन या तो देगा या तो लेगा, तभी बेसिक कैरेक्टर दिखाएगा, तभी KB दिखाएगा, तभी PK भी दिखाएगा। और किसी चीज को पानी में डाल दो तो वो क्या होता है? कौन सी स्टेट होती है? एक्वा स्टेट। तो उसी की बात कर रहे हैं। तो यहां पर एक्वा स्टेट या तो मेंशन करके चलेगा या KB, PKB को पूछेगा, और कुछ ना मेंशन करे तो एक्वा स्टेट। आई होप ये बात क्लियर है। डेविल गेमिंग, टेंशन मत लो बेटा, जो करवा रहा हूं उसको ढंग से कर, जरूर पास कर जाओगे अच्छे मार्क्स से। क्लियर है? चलिए इससे आगे बात करें तो एनिलीन, अब एनिलीन अगर आप पानी में मिला दें तो ये बनाकर देता है एनिलीनियम आयन। ध्यान से बात को समझना, ये स्पीशीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाता है, काउंटिंग करें तो 5। ये स्पीशीज रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं दिखाता, बट एंटिटीज बनाए तो ये दिखाता है 2, क्योंकि एनिलीन ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाता है, हेंस इट इज मोर स्टेबल, एंड सिंस इट इज मोर स्टेबल इट इज लेस रिएक्टिव। और जहां जो चीज लेस रिएक्टिव तो लेस बेसिक तो लेस केबी वैल्यू या हाई पीकेबी वैल्यू। पहले लिखता हूं फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा। तो इसके केबी की वैल्यू कम, पीकेबी की वैल्यू ज्यादा, रिएक्टिविटी कम और बेसिक कैरेक्टर भी कम रहेगा। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो एनिलीन लोन पेयर कैरी करता है तो प्लस आर इफेक्ट वाले, ये लीजिए, ये आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे और डेफिनेटली बन सकते हैं। क्लियर है? बिल्कुल सर, प्रियांशु जी मिलकर मेहनत करेंगे, टेंशन मत लीजिए। क्लियर है? तो ये आपके एसिडिक बेसिक कैरेक्टर के पॉइंट्स हैं। हालांकि मैंने सोचा था कि मैं डिस्टिंग्विश या डिटेक्शंस करवाऊंगा, बट मैं डिटेक्शंस या डिस्टिंग्विश क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूं। जिस दिन ऑर्गेनिक करवाऊंगा उस दिन लेकर चलूंगा और उसी के साथ लेकर चलूंगा, तो परेशान मत होइएगा। थोड़ी सी ऑर्गेनिक बना लेंगे तो वो डिस्टिंग्विश क्वेश्चन ज्यादा क्लैरिटी में रहेंगे। तो हमने आज नेम रिएक्शंस, एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर या रिएक्टिविटी ऑर्डर करा है,
ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों में से एक सेगमेंट का क्वेश्चन जरूर बनेगा, 2 मार्क का क्वेश्चन है ये। तो आज हम लोगों ने लाइट रखा था, लाइट रखने से ही हम लोगों ने अपनी जर्नी बिगिन करी थी। कल इंपॉर्टेंट और रिगरस जर्नी है, जिसके अंदर कह सकते हैं आप लोगों के लिए सबसे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स करने वाले हैं। थ्योरेटिकली कॉन्सेप्चुअली अपने आप को बिल्डअप करेंगे, फॉर्मूला समझेंगे, कहीं डेरिवेशन होगी डेरिवेशन समझेंगे, और फिर रात को उनके इंप्लीमेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स। बीच का टाइम आपको दिया अपनी थ्योरी को पक्का करने के लिए, फॉर्मूलाज देखने के लिए, कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि जब आप मेरे साथ बैठें या तो आपका डाउट होगा और अगर आपको आता होगा तो कॉन्फिडेंस फील होगा। तो उस तरीके से जर्नी बनाएंगे। उसके बाद परसों D&F कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और बायोमोलिक्यूल्स की कहानी रहेगी। फिर उससे आगे हम लोग चलेंगे ऑर्गेनिक के ऊपर एंड लाइकवाइज। तो यहां पर ये क्या मैं चलने वाला हूं उस पर टाइम ना ज्यादा व्यर्थ करते हुए आप लोग स्ट्रैटेजी वाली फर्स्ट वीडियो है वो देख लीजिए, आपको पूरा का पूरा स्केड्यूल पता चल जाएगा। आज का एक बेसिक और एक इंपॉर्टेंट कह सकते हो टास्क कि आप लोगों को नेम रिएक्शंस और एसिडिक बेसिक कैरेक्टर याद रखना है। कल से हम अपनी जर्नी शुरू करेंगे। मॉर्निंग में 9 o'clock की क्लास है, तो बेटा अभी अच्छे तरीके से सोइए, हेल्दी स्लीप लीजिए, परेशान नहीं होइए। कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर खड़े हो, कितने भी मार्क्स स्कोर कर रहे हो, कैसे प्री बोर्ड गए, किस तरीके से सैंपल पेपर कर रहे हो, कितना आता है, उस चीज के बारे में बात करने के बजाय ये इंपॉर्टेंट है कि हम करें, हम मेहनत करेंगे। मैं आपको मेहनत करवाने को तैयार हूं, आप लोग मेहनत करने को तैयार होइए, चीजों को स्ट्रीमलाइन करिए, कंस्ट्रक्टिवली पढ़िए, डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। और इसके साथ फिजिक्स का पेपर बहुत अच्छा गया, फिजिक्स का पेपर एवरेज गया, फिजिक्स का पेपर कम अच्छा गया, कैसा भी गया चिंता गायब करिए, सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर उसको सोचते रहेंगे तो आगे के पेपर्स खराब हो सकते हैं। हमें आगे के पेपर्स के बारे में सोचना है, हमें ना उस वीडियो को देखना है जिसमें पेपर इजी की बातचीत की जा रही है, डिफिकल्ट की बातचीत की जा रही है, लोगों के रिएक्शंस की बात की जा रही है, सीबीएसई का दोगलापन बोला जा रहा है, कुछ भी बोला जा रहा है। हमारा उससे लेना देना है ही नहीं। हमारा लेना देना हमारे आगे के एग्जामिनेशंस में है। पिछला किया हुआ ना आप बदल सकते हो ना मैं बदल सकता हूं। आगे क्या आने वाला है और रोज उसको कैसे बिल्डअप करना है ये आपके और मेरे हाथ में है। लेकिन बहुत जरूरी है आप लोगों का फोकस्ड होना। तो रिक्वेस्ट है, टाइमली सो जाइए, रिलैक्स कीजिए माइंड को, सुबह 9 बजे मेरे साथ जुड़िए। बेस्ट तरीके में आपके फिजिकल के 3 चैप्टर्स की रिवीजन करवाऊंगा, कॉन्सेप्चुअली बिल्डअप करूंगा, एक शीट शेयर करूंगा टेस्ट कोच के टेलीग्राम चैनल पर। जी हां, टेलीग्राम चैनल को आप लोग फॉलो कर लीजिए, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज आने वाले हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको लगता है कि मेरे से कोऑर्डिनेट करना है तो वो जो कंटेंट वहां जाएगा डेफिनेटली मैं भी प्रोवाइड करूंगा, लेकिन कहां पर? मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर। इंस्टाग्राम हैंडल सिंपल, आप निपुण नैयर टाइप करिए, मेरी शक्ल दिख ही जाएगी, मुझे वहां पर फॉलो करिए, बेस्ट पॉसिबल कंटेंट रहेगा। अदरवाइज सब कुछ बियॉन्ड, इवन मेरे स्कोप के भी बियॉन्ड आपको टेलीग्राम चैनल पर टेस्ट कोच के तो मिल ही जाएगा। तो डेफिनेटली जुड़े रहिए, प्लीज अपने आप को फिर दोबारा से पेशेंस के साथ चलिए और फोकस करिए। डेफिनेटली हम लोग कुछ बड़ा करेंगे, कुछ अचीव करेंगे और पॉजिटिव रहेंगे। आई होप कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, आराम से सोइए, मस्त रहिए और केमिस्ट्री की परेशानी मेरे साथ डिस्कस करिए। हम जरूर उस चीज का बेटर सॉल्यूशन निकालेंगे और अच्छा स्कोर करेंगे। ऑल द बेस्ट।